से आया 2025 का। मोस्टली क्वेश्चन फिलोसफिकल है और आपको पता है दो पार्ट होते हैं एस्से के, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपको पता है 4 एस्से में से एक को एस्से लिखना पड़ता है। सेम विद द पार्ट 2, 4 एस्से आते हैं, उसमें से एक एस्से लिखना होता है। दो एस्से मिलाकर 250 मार्क्स का आपके एस्से का पेपर आता है और उसमें हर एक एस्से में आपको 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स तक लिखने हैं। अगर मोटा माटी देखें तो अपन जैसे मान लीजिए 1 पेज पे 100 वर्ड्स लिख पाते हैं, तो ऐसे करके आपको 10 to 12 पेजेस अपने भरने हैं, तब जाके आपका एस्से कंप्लीट होता है। अब यूपीएससी, अगर आप कॉलेज के दिनों में होंगे या फिर आपने स्कूल में एस्से लिखा होगा, तो स्कूल की एस्से की मॉडलिटीज और यहाँ के एस्से की मॉडलिटीज में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? वो ये है कि स्कूल के जो एस्से आते हैं उनका टॉपिक रिलेटिवली इजी आता है, टॉपिक रिलेटिवली इजी है। लेकिन मोडेलिटी स्कूल के भी एस्से की वही होती है जो देखा जाए यूपीएससी के एस्से की। बस टॉपिक रिलेटिवली इजी आते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाते हैं। जैसे कोई कहे वुमेन एम्पावरमेंट, तो अपन में से जितने भी लोग हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट में तुरंत लिख देंगे क्योंकि आसान टॉपिक है। लेकिन मैं कहूं कि कंट्रास्ट एंड मेक ए डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न वुमेन एंड ट्रेडिशनल वुमेन, यानी आज की महिलाएं और कल की जो पुरानी महिलाएं हैं, मतलब जो प्रीवियस जनरेशन है, उनकी वुमेन्स में कंपैरिजन करो। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया, थोड़ा सा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। तो यूपीएससी में टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। अब एस्से का मतलब क्या होता है? तो एस्से को बड़ा, अगर आप स्मृति लिटरेचर थोड़ा बहुत जानते हैं और थोड़ा लिटरेचर में पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होगा जैसे पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य लिखी थी। महाभाष्य का मतलब होता है इलॉबरेट कमेंट्री, यानी किसी भी चीज पर बहुत ही इलॉबरेटेड कमेंट्री लिखी गई है, उसे महाभाष्य कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, उसकी इलेबरेट कमेंट्री को हम महाभाष्य पतंजलि कहते हैं, उसको महाभाष्य कहा जाता है। निबंध भी महाभाष्य की तरह होता है, लेकिन महाभाष्य का छोटा वर्जन है। कहने का क्या मतलब है? निबंध का यानी एस्से का मतलब होता है किसी भी चीज को मल्टीपल डायमेंशन से कवर करना। महाभाष्य में भी मल्टीपल डायमेंशन कवर होते हैं, लेकिन महाभाष्य में बहुत इलॉबरेटेड कमेंट्री होती है। साथ के साथ एट द एंड ऑफ द डे जब महाभाष्य में ऑथर कंक्लूड करता है तो अपने वैल्यू भी देता है। एस्से में ऐसा नहीं है। एस्से में आपको मल्टीपल डायमेंशन में कवर करना किसी भी टॉपिक को। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एस्से, निबंध। और डायमेंशंस कैसे कवर करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे डायमेंशन कवर करते हैं। एस्से का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को मल्टीपल चीजों में सोचना। जैसे अगर महिलाएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो हिस्टोरिकल क्या कंटेक्स्ट रहा होगा, ज्योग्राफिकल क्या रहा होगा, इकोनॉमिकल वुमेन क्यों बैकवर्ड है, सोसाइटल क्यों वो बैकवर्ड रह गई है, कल्चरल में क्या इफेक्ट है, लीगल क्या प्रोटेक्शन मिली है, एथिकल डायमेंशंस क्या है। यानी जो आपके जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक के सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो देखा जाए तो किसी एक टॉपिक को ले लीजिए और उस पर जीएस 1 से लेकर जीएस 4 लिख दीजिए आप, दैट इज योर एस्से। तो आप कहेंगे इतना आसान है? मैं कह रहा हूं हाँ, इतना ही आसान है। क्यों ये आसान है? एस्से और आंसर राइटिंग में 2-3 चीजों का डिफरेंस है। जब हम मेंस की आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अपन पॉइंटर में लिख देते हैं और हम क्या करते हैं, उन पॉइंटर्स को ज्यादा इलॉबरेट नहीं करते। एस्से एक तो इलॉबरेशन होगा, दूसरी बात मेंस की आंसर राइटिंग में कितनी बार आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। जैसे कंटिन्यूटी कैसे? जैसे आपने मेंस की आंसर राइटिंग लिखी है तो एक डायमेंशन आपने कवर करा है हिस्ट्री का, पहला पॉइंटर हिस्ट्री का हो गया, तो दूसरा डायरेक्ट आप लीगली आते हैं, कोई कंटिन्यूटी नहीं रखते। लेकिन एस्से में, गुड एस्से वर्सेस बैड एस्से में यही डिफरेंस है कि गुड एस्सेज में हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है। और हम अभी बताएंगे भी कि आपको कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करनी है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर का यूज करना, वेयर एज का यूज करना, बताएंगे अभी कंटिन्यूटी कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। आपने कहा कि यूपीएससी के एस्से हमने कहां देखे, कितने लोग हमसे मॉडल एस्से मांगते हैं। तो एज सच मॉडल एस्से तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो भी एक तरह का एस्से ही है।
तो आप कहेंगे एडिटोरियल और एस्से में क्या डिफरेंस हुआ? मैं कहूंगा एडिटोरियल कितनी बार सिंगल पर्सपेक्टिव की बात करता है, उसी एडिटोरियल के जैसा आपको लिखना है, लेकिन मल्टीपल डायमेंशंस कवर करने हैं, वो ऐसे बन जाता है। और रिलेटिवली इसलिए देखा गया है, जिन भी लोगों का एडिटोरियल डिस्कशन, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का वो अच्छे से पढ़ते हैं, उनका एस्से अच्छा होता है, कंटिन्यूटी रख पाते हैं वो। फिर एक बच्चे ने मुझे कॉपी भेजी, एक स्टूडेंट ने ऐसे भेजा मुझे, उसमें मैंने देखा कि उसने पोएटिक वर्जन यूज कर रखा है। ऐसे हमेशा प्रोज हो सकते हैं, इट कैन नेवर बी इन पोएटिक, नेवर एवर। ये प्रोज है, ये आप चौपाइयों में लिख ही नहीं सकते, है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बने ना उबरे मोती मानिस्टून। अब्दुल रहीम खाने खा तुलसीदास के पास जाते हैं और उन्हें ले जाता राजा मान सिंह, और वहां से सीख के आते हैं चौपाई में लिखना। तो आपको चौपाई नहीं लिखनी है, क्योंकि आपका फोटे ही नहीं है ये। आपको किस में लिखना है? प्रोज में लिखना है, लिटरेचर में लिखना है। जस्ट हु बहू जैसे एडिटोरियल लिखा होता है हिंदू में, वैसे ही लिखना है। बस एडिटोरियल सिंगल पर्सपेक्टिव हो सकता है कितनी बार, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव में लिखना है। अब लिखना कैसे है ये समझते हैं। तो आपको पता होगा एक ऐसे में आपको 1000 से 1200 वर्ड्स कवर करने होते हैं, ठीक है, सबको ये पता है। सबको पता है कि इनिशियल हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद अपन मेन बॉडी लिखते हैं, उसके बाद एस्से को कंक्लूड कर देते हैं। और आज हम इन यूपीएससी मेंस आंसर टॉपिक में हम यही देखेंगे कि एक्चुअली में करते कैसे हैं, किस तरीके से डायमेंशन कवर किए जा सकते हैं। कुछ चीजें मैं बताऊंगा एस्से लिखने से पहले और एस्से समझाने से पहले, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, जब भी आप एस्से लिखें तो हमेशा एस्से लिखने से पहले आपको देखा जाए तो एक एस्से में 1.5 घंटा मिलता है अपन को, 1.5 आवर्स। दूसरे एस्से में भी 1.5 आवर्स मिलता है, टोटल 3 आवर्स। आप क्या करिए, हर एस्से लिखने से पहले 5 से 15 मिनट का प्लान एंड थिंक कर लीजिए, सोचिए उसके बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट। सोचेंगे और सोच के एक करिए, एक सीट बना लीजिए। जैसे मैंने यहां पर देखिए, आपको क्या करा है, ये देखिए मेथोडोलॉजिकल अप्रोच क्या करा है मैंने। ये 5 मिनट में आपके लिए ये बना दी पीपीटी कि हमें क्या करना है, किस मेथोडोलॉजी से मैं एस्से पढ़ाऊंगा, आपको वहां कैसे लिखना है, किस मेथोडोलॉजी से आप वहां एस्से लिखेंगे। और ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट का इंटरमिग्लेशन होगा। इस तरीके से देख रहे हैं, मेथड हर एस्से में मैंने मेथोडोलॉजिकल अप्रोच का यूज किया है। बस यही तो है, यही आपको वहां पे भी करना है। इससे क्या होगा, अपन कितनी बार क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, एस्से लिखने जाते हैं, एस्से लिखते लिखते होता क्या है, सुनो सुनो, होता क्या है कि कोई टॉपिक आया, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अब शुरुआत में ही हमने जितना हमें पता था ना अपन को, वो लिख दिया हमने, मतलब 2-3 पेजों में लिख दिया। अब हमारे पास पॉइंटर नहीं। अब या तो ये हो कि पुराने जो पॉइंटर लिखे गए हैं उन्हें वहां से खत्म किया जाए और उन पॉइंटर को इलोबरेट किया जाए, क्योंकि एस्से इज ऑल अबाउट इलोबरेशन। मैं कहूं एआई, तो एआई में एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन के मल्टीपल इलोबरेशन। मैं कहूं फ्लावर, तो फ्लावर का बताओ कि कलर ऐसा है, फ्रेग्रेंस ऐसा है। ये फ्लावर कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि यहां ज्योग्राफिकल एरिया में मिलता है, इस फ्लावर का ये काम होता है, ये फ्रेग्रेंस बनती है इसकी। ये फ्लावर रिलीजियसली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने है तो एक फ्लावर, लेकिन मैंने डायमेंशन कितने कवर कर दिए। लेकिन अगर आप उस फ्लावर के बारे में, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ये यहां मिलता है, एक एक लाइन में ही लिखकर आप 2 से 3 पेज इसमें सारे डायमेंशन खत्म कर देंगे, तो बाकी के पेज इसमें क्या लिखेंगे। और फिर दोबारा यूपीएससी में ये तो होता नहीं कि पुराना वाला पेज रिमूव कर दो, नया पेज दोबारा से मिल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए मैं कह रहा हूं मेथोडोलॉजी बनानी है। जब भी ऐसे अपन लिखेंगे, मेथोडोलॉजी बना लेंगे। और ऑर्डर कैसा होगा, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, फिर हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, और बैकग्राउंड में ये होना चाहिए कि मेन कंसेप्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में, यानी टॉपिक क्या पूछा है,
और उस टॉपिक के मल्टीपल डायमेंशन कवर करिए। हिस्टोरिकल ले आइए, ज्योग्राफिकल ले आइए, इकोनॉमिकल ले आइए, लीगल ले आइए, पॉलिटिकल ले आइए, एथिकल ले आइए। उसके बाद एक डायमेंशन होगी करंट सिनेरियो की, करंटली क्या चल रहा है। फिर एक दिखाइए गुड साइड, एक साइड दिखाइए बैड साइड। अब ऐसा भी नहीं है कि फिलोसफिकल एस्से यूपीएससी ने पूछ लिए तो जो पूछ लिया है पूरे एस्से में खाली उसी का बखान कर रहे हैं, ये भी मूर्खता है। ऐसा नहीं करना है अपन को। अगर कोई भी एस्से, अभी मैंने एक कॉपी चेक कर रहा था मैं एस्से की, उसमें क्या करा, गुड, एक यूपीएससी ने एस्से दे दिया, उसे बस इतना पता है गुड साइड लिखनी है, पूरे एस्से में गुड, बस यही लिख रखा है, ये ऐसा होता, वो ऐसा होता, परसिवरेंस जरूरी है और ये है वो है। ऐसा नहीं करना है अपने को। इवन फिलोसफिकल एस्से के भी मतभेद होते हैं। अगर शंकराचार्य ने बात करी अद्वैत की तो उसका भी निगेटिव साइड है। अद्वैत नहीं, विशिष्ट द्वैत भी हो सकता है, द्वैत अद्वैत भी हो सकता है। तो गुड साइड भी लिखना है, निगेटिव साइड भी लिखना है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि निगेटिव साइड लिखने के कारण आप बहुत ज्यादा क्रिटिकली इवेल्युएट करें, इतना क्रिटिकल लिख दें कि ऐसे निगेटिव दिखने लगे। ऐसा नहीं करना। पता चला पॉलिटिकल बात करने लगे, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करने लगे ऐसे में, नॉट नेसेसरी, करना ही नहीं है। तो गुड साइड और कुछ निगेटिव साइड्स, ऑब्स्टेकल, और यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट निगेटिव साइड्स एज ऑब्स्टेकल, ऐसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, नॉट ए निगेटिव क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट पॉइंटर रिफॉर्म्स लिख सकते हैं क्या क्या है, और लास्ट में कंक्लूड करके आप आंसर एंड कर सकते, आंसर कह रहे हैं ऐसे एंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि जब आप ऐसे लिखते हैं तो कितनी बार मैंने देखा है कितने लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते हैं। अच्छी बात है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना, अच्छी बात है एक्सेसिव क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट का नहीं करना, लेकिन हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो जरूरी है। तो बात यह है कितनी बार प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाने के कारण या सॉल्यूशन दिखाने के कारण वो ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल एस्से के हिसाब से ना हो। जैसे मान लीजिए कश्मीर पे कोई एस्से आया और कोई लड़के ने सॉल्यूशन बता दिया कि भाई कि कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता, वी डू नॉट सजेस्ट, कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि कश्मीर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब ये उसका एक सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन नहीं है, पिटने वाली बात है। समझ में आया। तो सॉल्यूशन भी ऐसा नहीं दिखाना जो बहुत ही आउट ऑफ द फार जाके हो, जो पर्सनल इथोज है सोसाइटी के, जो पर्सनल एथिकल नॉर्म्स है सोसाइटी के, उसके अगेंस्ट हो। ये आपको करना है, ज्यादा पर्सनल एस्से में नहीं होना। एक चीज और मैं नोटिस करता हूं जब आप एस्से लिखते हैं कि कितनी बार एस्से लिखते लिखते कितने लोग एक डायमेंशन उन्हें पकड़ा, ठीक है, अब एक डायमेंशन से कितनी पॉइंटर बना सकते हो। मान लो एक पेज का बना दिया, 1.5 पेज का बना दिया, अब 5 पेज उसने एक डायमेंशन में काट दिए। यू आर रोमिंग अराउंड द बुसेस, ये भी नहीं करना है। और उस बुसेस में रोम होने के कारण पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो आप, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रिसाइजली वहीं तक रहना है। ऐसा भी नहीं करना एक ही डायमेंशन के ऊपर बार बार एक ही चीज को एक ही चीज को एक ही चीज को रिपीटेड मोड में लिखे। और बहुत सारे ऐसे में आप सबको पता है बहुत सारी एक ही बात को आप पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक रिपीट करते रहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिपीट कर देते हैं। और रिपीट करेंगे तो आंसर तो आएंगे, आपके मार्क्स तो आएंगे नहीं। अब बात यह है जो आप लोगों के ऐसे आते हैं उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखती है, इसके ऊपर भी बात कर देते हैं। तो आप सबको पता होगा यहां पर कि एस्से क्या है। एस्से एक कंटिन्यूटी ऑफ राइटिंग है। आपसे मैं कहूं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलिए और कहूं 5 मिनट में बोलिए, तो 5 मिनट में आप बहुत अच्छी अच्छी बात कहेंगे और बताएंगे कि स्त्री तो पूजनीय है, हम तो उस समाज से आते हैं जहां महिलाओं को पूजा जाता है और ये कहा जाता है वो कहा जाता है। और मैं कहूं कि आप एक काम कर 5 घंटे लगातार बोल वुमेन एम्पावरमेंट में, तब जो रियलिटी निकल के आएगी तब पता चलेगा क्या हो तुम। समझ में आई बात। तो ऐसे आपकी आइडियोलॉजी भी देख रहा है। तो कितने लोग क्या कहते हैं ऐसे में कोई चीज दिखाते ही नहीं है, उनकी
एस्से का अप्रोच इतना शैलो होता है, कुछ पता ही नहीं चलता, लैक ऑफ डिटेल्स होते हैं, लैक ऑफ गुड एग्जांपल्स होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत, इसके कारण भी लोगों के एस्से में कम मार्क्स आते हैं। दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम। कोई इंसाइटफुल नहीं डालना, इंसाइट नहीं डालना। इंसाइट का मतलब अगर मैंने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि हाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून, तो बस आप ये कह रहे हो कि इतनी बारिश होती है, मानसून पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, 55% एरिया रेन फेड है, यही सब बात कर रहे हो। आप इंसाइट नहीं डाल रहे। इंसाइट का मतलब क्यों ये रेन डिपेंडेंट है और इसके कारण क्या बैक एंड पे प्रभाव पड़ता है, क्यों फार्मर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम है, क्यों हमारी 45% ऑफ पॉपुलेशन आज भी 18% ऑफ जीडीपी पे डिपेंडेंट है। 18% ऑफ जीडीपी इज एग्रीकल्चर जीडीपी। तो इंसाइट डालना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे रिलेटिवली आपको कंटिन्यूटी में लिखना है, कुछ इंसाइटफुल लिखना है। अब ये देखते हैं हम लिखता कैसे है। तो बात तो सारी यहां है कि लिखे कैसे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ऐसे से टॉपिक से। कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछे आप लोग, आगे चलते हैं, वरना किसी का क्वेश्चन है? चलिए, अब तो मैंने कहा यूपीएससी मेंस 2025, मतलब यूपीएससी मेंस की बात करें तो दो क्वेश्चन आते हैं 125 मार्क्स के। जब भी आपका आंसर कुछ ऐसे आए, 8 ऐसे में से 2 ऐसे करने हैं, एक ऐसे पार्ट 1 से करना है, एक ऐसे पार्ट 2 से करना है। तो अपन क्या करें, जो टॉपिक हमें ऐसा लगता हो जाएगा और जो टॉपिक ऐसा लगता है आसपास हो जाएगा, दोनों के ऊपर पहले तो मेथडोलॉजी बना लीजिए, पॉइंटर्स लगा लीजिए। कितनी बार होता है कि ऐसे देखकर तो हमें लगता है यार बहुत आसान है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो पॉइंटर्स नहीं मिलते हैं उसके। दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए आपको पहले ही 5 से 10 मिनट, अगेन आई एम रिपीटिंग यू, उसे आपको स्क्रिबल करना ही करना है, एक मेथडोलॉजी बनानी ही बनानी है। अब सबसे पहले एक ऐसे पूछा गया, जैसे इस बार यूपीएससी में, ट्रुथ नोज नो कलर। अब ट्रुथ नोज नो कलर, इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कुछ तो अल्टीमेट ट्रुथ है, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण हर किसी को प्रभाव पड़ता है, हर किसी अफेक्टेड रहता है, जैसे गरीब भी रहता है, अमीर भी रहता है, महंगाई होती है तो। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कुछ ट्रुथ यूनिवर्सल है, कुछ ट्रुथ जो है ग्रे है। ग्रे का मतलब आपका सच, मेरा सच, और ये सच डिपेंडेंट है हमारे किस पे, हमारी कास्ट पे, हमारे क्लास पे, हमारे जेंडर पे, हमारे रिलीजन पे, हम जिस देश में रहते हैं नेशनलिज्म पे। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट तो व्हाइट ही है, लेकिन जब हम उसमें प्रिज्म से देखते हैं तो प्रिज्म में 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। दिक्कत व्हाइट लाइट की नहीं है, दिक्कत प्रिज्म की है, वो चश्मे की है जिस चश्मे से आप देख रहे हो। और उसी चश्मे को हम, ये कहा गया है द ट्रुथ नोज नो कलर, यानी सच का कोई कलर नहीं होता। ये हम जब अपने पर्सपेक्टिव में देखते हैं तब हमें मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ट्रुथ दिखते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, कि वाई ट्रुथ इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कहने का मतलब ये है, अब सुनिए, जब भी इस तरह का टॉपिक आए, अब आपसे समझ गए ट्रुथ क्या है, यानी सच्चाई जो ट्रांसेंड करती है रेस को, रिलीजन को, आइडियोलॉजी को, ज्योग्राफी को, पावर को। ट्रुथ इज यूनिवर्सल। और कौन सा ट्रुथ यहां पर, ट्रुथ आपका और मेरा नहीं। अगर ट्रुथ आपका और मेरा होगा वो तो पोस्ट ट्रुथ हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपका सच सच हो। आप जिसे विलेन कहते हैं, पाकिस्तान उसे हीरो मानता है, पाकिस्तान जिसे विलेन कह रहा है आप उसे हीरो मानते हो। तो देखा जाए अल्टीमेट ट्रुथ तो बहुत कम चीजें हैं। लेकिन कोई भी समाज अपने आप को इस तरह से स्टैब्लिश करे कि वो हर चीज को कलर से ना देखे। ठीक है, अब जैसे कलर से ना देखे, जैसे सबसे पहले आ जाओ, जब आपने स्टार्ट कर दिया ट्रुथ नोज नो कलर, इस पे एक इंट्रोडक्शन लिख दो। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि सबसे पहले ये लिख दो कि
देयर आर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ ट्रूथ एज रिकॉर्डेड इन अनेकांत व्याद फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म, कि मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं ट्रुथ के। तो एक जैनिज्म की फिलॉसफी आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, अनाकांतवाद। मैं आप लोगों से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ रखा है सारा। तो मैं कह रहा हूं जो आता है ऐसे उसी में से लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना। और कुछ अलग लिखने का कोई पैटर्न भी नहीं होता, और कुछ मॉडल ऐसे भी नहीं होता। मॉडल ऐसे होता तो 250 में से 150 हाईएस्ट मार्क्स ना होते। ऐसा नहीं है, मॉडल कुछ नहीं होता। मॉडल आप है, आप अच्छा लिख देंगे, जितने डायमेंशन कवर करेंगे, जितनी ज्यादा कंटिन्यूटी में रखेंगे, उतने अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो अनेकांतवाद से स्टार्ट कर दो कि कैसे ट्रुथ जो है वो यूनिवर्सल है, नॉन नेगोशिएबल है, और ये ड्यूटी है हर सिटीजन की, हर एडमिनिस्ट्रेटर की, हर स्कॉलर की, हर लीडर की, कि इस ट्रुथ को बचा के रखे। ट्रुथ को प्रिज्म से ना देखे, अपने कलर से ना देखे, अपनी कास्ट लाइन पे ना देखे, क्रीड लाइन पे ना देखे, जेंडर लाइन पे ना देखे, रिलीजन के लाइन पे ना देखे, एंड सो एंड सो। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद इस पे आ जाओ मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी में हमने सबसे पहले क्या करा, ट्रुथ डिफाइन करा, कलर डिफाइन करा। अब कितने तरह के बायस होते हैं, अब बायस में क्या करेंगे, कलर बायसेस। सबसे पहले आ जाइए फिलोसफिकल और एथिकल ग्राउंड के बायस। ठीक है, तो अगर सोक्रेट का देखें, सोक्रेट का एक मेथड था इलंकस। इलंकस का मतलब, इलंकस एक तरीका होता है जिसमें सच को किसी से निकालने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज सोक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग, सोक्रेटिक मेथड टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ, इलंकस कहते हैं। तो सोक्रेटिक के इलंकस मेथड से न्यायवाद की फिलॉसफी तक बहुत सारे ट्रुथ को जानने के लिए बहुत सारे एपिस्टेमोलॉजी की बात करी गई है, यानी प्रमाण की बात करी गई है। वो मीन्स जो ट्रुथ को एस्टेब्लिश करते हो उनकी बात करी गई है, जैसे परसेप्शन, जैसे इन्फ्रेंसेस, जैसे टेस्टिमनी फ्रॉम आवर एल्डर्स, जो हमारे पूर्वज कह रहे हैं। तो फिलोसफिकल ग्राउंड पर आपको यह बताना है कि कौन कौन से बायस हो सकते हैं। जैसे आपके पर्सनल बायसेस हो सकते हैं, जैसे आपके परसेप्शन बायस हो सकते हैं, आपके घर वाले जो कहते आए हुए हैं वो बायस हो सकते हैं। जैसे कास्ट कहां से सीखता है बच्चा, रिलीजन कहां से सीखता है। तो अगर आप ये कहो हम स्कूलों में ये सब सीखते हैं, तो आप मूर्ख बना रहे हो। ये सारी चीजें हम परिवार से ही सीखते हैं, चाहे कास्ट की बात हो, चाहे रिलीजन की बात हो। तो धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर हमारी जो यहाँ पर लड़ाई है, वो सब घर के कारण है, फैमिली के कारण है। वो एक बायस है। ठीक है, अब इसमें फिलोसफिकल बायस कहां कहां हमें देखने को मिलता है, बताइए। जस्टिस में ये बायस देखने को मिले तो सिंपल सी बात है, जुडिशियल जस्टिस में अगर देखने को मिले तो जस्टिस की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी, लोगों को विश्वास ही नहीं होगा ट्रायल पे। गवर्नेंस की बात करिए इसमें, कि अगर कोई नेता अपनी ही जाति को अगर नौकरी देने लगे तो लोगों का गवर्नेंस से, गवर्नमेंट से ही विश्वास उठ जाएगा। सोशल लाइफ का एग्जाम्पल दीजिए, नॉलेज का एग्जाम्पल दीजिए, कि आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, पोस्ट ट्रूथ एरा में एंटर कर चुके हैं, जहां अफर्मेशन ज्यादा वैलिडेटेड है ओवर वेरिफिकेशन। व्हाट्सएप पे जो भी चीज आई और मल्टीपल लोगों ने कहा हाँ हाँ ये ठीक है, हम उसे वैलिड मान लेते हैं, विदाउट इवन अफर्मेशन, विदाउट एनी वैलिडेशन। ठीक है, मार्केट्स में बताइए कि हम कैसे हर्ड मेंटेलिटी की तरह बिहेव करते हैं। हमारा जो कलर कोडेड जो बायसनेस है वो हमारे इंटेलिजेंस को घेर लेता है, हम हर्ड मेंटेलिटी के तरह बिहेव करते हैं। एक आदमी अगर कोई फोन खरीद रहा है तो हम उसे स्टेटस सिंबल बना लेते हैं, वही खरीदना है सबको। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करिए, जैसे जियो पॉलिटिक्स में ऑफन नैरेटिव्स पेंट कर दिए जाते हैं, फैक्ट की हम कम बात करते हैं। और इवन आप देखा भी होगा, जो वेस्ट की न्यूज मीडिया होगी वो खाली रशिया के खिलाफ बुरा भला करेगी, जो रशियन मीडिया होगी वो वेस्ट के खिलाफ बुरा भला करेगी। तो दैट इज आल्सो यूज ऑफ कलर। ठीक है, तो फिलोसफिकल आ गए। दूसरा एंगल हिस्टोरिकल ले लीजिए, कि इंडियन थॉट में हमने सत्य को हाईएस्ट वर्च्यू माना है। गांधी जो सत्याग्रह की बात कर रहे थे, सत्य का आग्रह,
तो सत्याग्रह की बात करते थे। तो हमारे यहाँ फ्रॉम द वेदा जहां सत्य और रीत की बात करी गई है कि सत्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है और हर चीज का एक कॉस्मिक ऑर्डर है। सूरज अपने समय पे आता है, समय पे अस्त हो जाता है, कॉस्मिक ऑर्डर, और हर चीज का एक सत्य है। तो सिविलाइजेशन लेंस ने मैं बात करी, सिविलाइजेशन की बात करी कि किस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है हमारा, उसमें हिस्टोरिकल वाई ट्रुथ जो सच है उसे हमने हमेशा हाईएस्ट वर्चू दिया है। ठीक है, फिर इसमें भी बात करिए कि अगर हिस्टोरिकल में आ जाइए कि कहां कहां प्रॉब्लम रही। फिर टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर दीजिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो यहां पर अगर देखा टेक्नोलॉजी की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से एआई की हम बात कर रहे हैं। आज एआई में सुन लो, आज एआई में कुछ ही तरह के बायस लोग उस एआई में डेटा भर रहे हैं। जो इंटरनेट पे हेट फैला हुआ है, उसी हेट को एआई एम्बेडेड कर रहा है अपने सिस्टम में, उसी न्यूरल नेटवर्क से वो सीख रहा है, और वो सीख रहा है तो एआई में भी तो एम्बेडेड वो बायसनेस है। कल को वो भी जो डिसीजन लेगा, कल को वो भी जो डिसीजन लेगा, जिस तरीके से वर्क करेगा, उसमें भी हमको देखा जाए तो पोस्ट ट्रुथ मैनिफेस्टेशन दिखाई देगा। एल्गोरिदम बबल्स जो है, डीप फेक्स जो है, ये सब डिपेंडेंट करते हैं हमारी जो डेटा भरते हैं, और डेटा इज फुल ऑफ बात कही है। जैसे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है देयर इज अ लाई देन देयर इज अ बिगर लाई देन देयर इज अ डेटा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करिए। उसके बाद सर एनवायरनमेंट में ग्रीन वॉशिंग भी डाल सकते हैं। मल्टीपल डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस की बात कर लीजिए। कलर कास्ट रेस के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है बच्चे को, वो भाई वो एक गलती तो है कि गलती से कोई बच्चा एक्सीडेंटली अगर मान लो सो कॉल्ड किसी कास्ट में पैदा हो गया और पूरे समाज ने उसे डिस्क्रिमिनेट रखा पूरी जिंदगी, तो हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड रहा। तो सोशल सोसाइटल बात करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बात करिए, तो इन सब की बात करके ये पूरा डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देने हैं आपको ट्रुथ के बारे में। सोसाइटल कवर कर लिया, टेक्नोलॉजी कवर कर लिया, मल्टीपल डायमेंशन कवर कर लीजिए। इसके बाद इसके काउंटर बैलेंस भी दीजिए, काउंटर यानी निगेटिव भी दीजिए। निगेटिव क्या है कि अगर बात ये है, सच क्या है, ऐसे मैं कहूं सूरज जो है पूरब से उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये भी कौन सा सच है भाई? धरती घूमती है, सूरज सोना उगता है। धरती घूम रही है, सूरज नहीं हो रहा। सूरज तो अपने उस पे ही है। सूरज तुम्हारे चक्कर नहीं लगाता, ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। तो ये भी झूठ है, गलत पढ़ाया गया है तुम्हें। तुम जिसे नॉर्थ पोल कहते हो एक्चुअली में वो साउथ पोल है, जिस साउथ पोल कहते हो एक्चुअली में नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो वो भी सही नहीं है। आपका जो मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल दिखाता है एक्चुअली में वो साउथ की तरफ पॉइंटेड है। तो इसकी भी बात करिए आप कि ट्रुथ तो वही है जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, और ऐसे में कौन ये बता सकता है कि उसने ट्रुथ की ठेकेदारी ले रखी है? और अगर कोई ऐसा कहे कि ट्रुथ की ठेकेदारी ले रखी है, तो ऐसे करके हम कैसे पता कर पाएंगे रियल बायस क्या है? क्या पता जो हमें जो बात बता रहा हो वही बायस हो सबसे ज्यादा, है ना? तो बात ये है, इसमें हमें ये कहना चाहिए बाद में जब हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस वाले स्टेटमेंट को जो यहाँ पूछा गया है, क्रिटिसाइज करके के साथ साथ ये भी कहिए कि ठीक है बहुत सारी चीजें, लेकिन यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो है, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या, जैसे इन्फ्लेशन, जैसे क्लाइमेट चेंज, जैसे गरीबी, जैसे फ्लड्स को आना, ठीक है, जैसे बहुत बड़ा त्रासदी हो जानी, ये सब तो ट्रुथ है ना। अब फ्लड आता है तो लोग प्रभावित होते हैं, लोग मरते हैं, ये तो ट्रुथ है। महंगाई आती है तो लोगों की जिंदगी में इफेक्ट पड़ता है, ये तो ट्रुथ है। ठीक है,
तो साथ के साथ जब काउंटर व्यू लिख रहे हैं तो उसके साथ एक उसे काउंटर व्यू को भी काउंटर करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। वे फॉरवर्ड लिख लीजिए कि भाई ट्रुथ को हमें क्लीन प्रिज्म से देखना की जरूरत है। क्लीन प्रिज्म से मतलब कि सिविक एजुकेशन दी जाए, लॉजिक पढ़ाया जाए, स्टैटिक्स पढ़ाई जाए, मीडिया को लिटरेसी दी जाए। आज पोस्ट ट्रुथ एरा में मीडिया जैसे काम करती है, मीडिया पे लोगों को विश्वास ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ नॉर्म्स की जरूरत है, जैसे जैसे स्कूल में ही बात करे जाए, स्कूल में ही बात की जाए तो बचपन से ही सेंसिटाइज करने की जरूरत है, परिवार के लेवल पे सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि ये तुरंत अपना अपना हो सकता है। ये लाइन लिखी, कंक्लूड करिए, तुरंत अपना अपना हो सकता है, लेकिन उस ट्रुथ के कारण सोसाइटी ऐसे होल उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। मेरा ट्रुथ वर्सेस तुम्हारा ट्रुथ नहीं होना चाहिए। सोसाइटी द्वंद्व पे चलती है, तो द्वंद्व समझते हैं ना, डायलेक्टिसिज्म। तो डायलेक्टिसिज्म के बीच में कंस्ट्रक्टिव डायलेक्टिसिज्म होनी चाहिए। ये तो हमेशा ही रहेगा, एक मेरा ट्रुथ है, एक आपका ट्रुथ है, लेकिन मेरा ट्रुथ सबसे पावरफुल है। ये इसके कारण वायलेंस होता है। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला एस्से से लिख दीजिएगा, नेक्स्ट एस्से पे हम चलते हैं। नेक्स्ट आइए, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ठीक है, जैसे गांधी जी कहते हैं कि किसी भी आदमी को, कोई शक्तिशाली आदमी हमेशा माफ करना जानता है। पूछा गांधी जी से कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे तुम हो, अच्छी खासी एज हो गई, 3 साल का बच्चा तुम्हारे मुंह पे 3-4 थप्पड़ मारे, अब तुम उस बच्चे को उल्टा उठ के तो थप्पड़ नहीं मारोगे। वो इसलिए नहीं मानोगे, आपको समझ में आ जाएगा नादान है, बच्चा है, इसलिए गलती करिए, डांट दोगे लेकिन मारोगे नहीं। तो कहने का मतलब, गांधी जी का कहना था, अनासक्ति में एक फिलॉसफी थी कि अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि वायलेंस करने वाला तुम्हें मासूम लगे। ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए कि आर्ट ऑफ वॉर इज सबडू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। और एक बार तुमने अपने दुश्मन का हृदय परिवर्तन कर दिया तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा मुरीद हो जाएगा। और फोर्स से करोगे हृदय परिवर्तन, तो जब तक तुम पावरफुल हो तब तक तो तुम्हारे नीचे काम करेगा, जैसे ही वो पावरफुल होगा सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो गांधी का यही कहना था कि सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। वैसे ये बात एक बुक लिखी गई थी, आर्ट ऑफ वॉर, चाइनीज मिलिट्री में कंपलसरी बुक है आर्ट ऑफ वॉर, मैंने भी पढ़ी है, सुनजू ने लिखी है। उसके ऊपर ये लाइन एग्जैक्ट कॉपी करके यूपीएससी ने पूछ लिया। ठीक, तो सर उसमें ज्यादातर फिलोसॉफी डिसेप्शन के ऊपर है। क्या हुआ? आपने अभी जो बोला कि हृदय परिवर्तन, इसमें हृदय परिवर्तन की जगह डिसेप्शन के ऊपर है, मतलब एनिमी को डिसेप्शन में रखो, जीत जाओगे। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। एनिमी को डिसेप्शन में क्यों रखो? गांधी जी ने जो भी कहा, सुनो सुनो, जो भी करा, डिसेप्शन में कभी अंग्रेजों को रखा? अगर उन्होंने कहा कि मैं डांडी जा रहा हूं, तो डांडी जाने से पहले गवर्नर को बता दिया, इरविन को पहली लेटर भेज दिया कि गांधी करने वाला हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नहीं सर, सुनजू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सुनजू की बात, हाँ सुनजू की बात करते हैं। अभी सुनजू क्यों कह रहा है, अभी आते हैं। डिसेप्शन भी नहीं कह रहा, उसका कहना कुछ और है, आ जाओ। तो आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर में सुनजू कहता है द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। उसमें क्या है, उसका कहना है विक्ट्री जो है वो खाली लड़के नहीं हो सकती। अब लड़के क्यों नहीं हो सकती? यहां पर विक्ट्री का मतलब ये है कि अपने एनिमो को इतना सबड्यू करना कि वो आपके टर्म्स पे आकर आपसे नेगोशिएट कर ले। और वो कैसे होगा? वो खाली हरा के नहीं होगा। वो कैसे होगा? डिप्लोमेटिक होगा, इंफॉर्मेशनल होगा, इकोनॉमिकल होगा, और विदाउट काइनेटिक वायलेंस का यूज किए बिना आप बार्गेनिंग, परसुएशन, डेटरेंस, डेटरेंस होता है ना, ताकत दिखाकर, मार के नहीं, दिखाकर आप अपने एनिमी को सबड्यू कर सकते हैं। यही बात आर्ट ऑफ सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग में वो कह रहा है। अब इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी? सबसे पहले सुप्रीम आर्ट क्या होता है, सबड्यू क्या होता है, विदाउट फाइटिंग क्या है, इन टर्म्स को आप क्लैरिफाई करिए।
उसके बाद बताइए कि वाई विनिंग विदाउट वॉर इज सुप्रीम, यानी इस लॉजिक को डिफाइन करना आपको, क्योंकि जीतना वॉर के बिना ही सुप्रीम क्यों है, क्यों इसमें पैसे, एक तो सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स है, कि आपका ब्लड नहीं गया, आपकी तिजोरी खाली नहीं हुई, लेजिटिमेसी इसमें फर्दर बढ़ती है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बढ़ता है, पीस की दूर तक गारंटी होती है, किसी को आप हरा के जीत जाओ ज्यादा दिन जीत नहीं पाओगे, जैसे वो पावरफुल होगा सबसे पहले हराने आएगा आपको। पाकिस्तान को हम 4 बार हरा चुके हैं, फिर भी पाकिस्तान आज तक माना नहीं है, क्यों नहीं माना है, हमें हरा के उसे पीटा है, उसके बाद जैसी वो थोड़ा बहुत पावरफुल बनता है, जैसी थोड़ा सा किसी का वरदान मिलता है, आ जाता है दोबारा लड़ने हमसे। समझ में आया क्यों, हमने उसका हृदय परिवर्तन नहीं करा, खैर उसका होना जाना भी नहीं है, ये लिख मत देना, होना जाना भी नहीं है, बस मजाक में कहा है, ठीक है। तो किस तरीके से आप सबड्यू कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ वॉर, तो सबसे पहले डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब आपके इतने हार्ड बॉर्डर होने चाहिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी साइबर सिक्योरिटी आर्मी होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेसी, कि आप किसी भी तरह अपनी एनिमी को दूसरों से अलग कर दीजिए ना, जैसी अगर उसे आइसोलेट कर देंगे आप डिप्लोमेटिकली जीत जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी, आप इतने पावरफुल बन जाइए जैसे हम और चाइना, कहने की कोई दो राय नहीं है कि चाइना इकोनॉमिकली इंडिया से बहुत आगे है, और हम चाइना से कभी लड़ने का सोचते नहीं है, क्यों नहीं सोचते हैं, वो इकोनॉमिकली बड़ा पावरफुल है। समझ में आई बात, इतना इकोनॉमिकली पावरफुल और साउंड हो जाना, और इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट दिखाना, इंफॉर्मेशन एडवांटेज, नैरेटिव बिल्ड करना, जैसे इस समय पे कराया गया था, नैरेटिव बिल्ड करी गई थी, मीडिया ने करी थी, सही बात है। हम नैरेटिव होता है ना वॉर में, नैरेटिव इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नैरेटिव बिल्ड करना, किसी तरह अपनी एडवर्सरी जो आपका एनिमी है उसकी स्टोरी लाइन जो है उसे इरोड कर देना, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का यूज करना, ठीक है। और इसमें इसमें आप फर्दर एग्जांपल दीजिए। अच्छा ये आपने कहा, फिर आ जाइए इसके फर्दर इलोबरेशन में, आप एग्जांपल दीजिए अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स के, इसमें जैसे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल ले आइए, यहां पर आप ईरान इराक वॉर ले आइए, ठीक है। कैसे हमने डिप्लोमेसी दिखाई, इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं आप, नेपाल में हमने अर्थक्वेक पैकेज दिया उसकी बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट डिप्लोमेसी कहते हैं इसे, ठीक है। सर तो आप, डेटरेंस इफेक्ट दिखा सकते हैं जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जैसे। हाँ हाँ हाँ, इसमें परफेक्ट बिल्कुल एग्जाम्पल लिखने हैं आपको, इन सब ऑपरेशंस की बात करनी है, डेटरेंस ही तो है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, सही कहा आपने। तो ये मल्टीपल डायमेंशंस क्या होता है, यही होता है, पहले इंटरनेशनल लिख लीजिए आप, उसके बाद इसके ऊपर फिर एथिकल एंगल बता दीजिए इसका, कि क्यों फाइट, लड़ने से कुछ फायदा नहीं होता है, लड़ने से क्यों फायदा नहीं होता, जान जाती है, वायलेंस होता है, इन उसके बाद ट्रीजरी का नुकसान होता है, एक तरह से इन्फ्लिक्ट होती है कलेक्टिव पनिशमेंट, जिनका कोई दोष नहीं है वो भी मारे जाते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रीडम इससे खतरे में आती है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है, ठीक है। तो ये लिख के अपना खत्म कर सकते हैं, एथिकल डायमेंशन लिखिए। काउंटर भी लिख लीजिए कि भाई कभी कभी फाइटिंग भी नेसेसरी होती है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा यही बात करें कि लड़ना नहीं चाहिए, फाइटिंग भी जरूरी है। अब जैसे हिटलर को पहले ही रोक दिया जाता तो वर्ल्ड वार सेकेंड ना होता, पहले ही रोक देना चाहिए था, वहां पर काइनेटिक जो मैन्यूवरिंग है जरूरी थी। उसके बाद कभी कभी हमें यूज भी करना पड़ता है, जो सलामी स्लाइसिंग टेक्टिक चाइना यूज करता है, कोवर्ट ऑपरेशन का यूज करता है, साइबर सेबोटाज का यूज करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर भी ये बनानी पड़ेगी कि आपके एनिमी, आपका जो एनिमी है वो ये भी देखना है कि कब फाइटिंग बिकम नेसेसरी, जब डेटरेंस फेलियर आ जाए, जब हमारे पर वो टेररिज्म के अटैक करे, जीनोसाइड के अटैक करे, जब हमारी साइबर सिक्योरिटी के अटैक करे, तो हमारे पे साइबर सिक्योरिटी के अटैक कर रहा है, हम क्या उसके आरती उतारे, तो हमें भी साइबर सैबोटाज करना चाहिए, अगर वो साइबर
अटैक कर रहा है तो जब डेटरेंस फेल हो जाए, अपीजमेंट ना काम कर पाए, तो फाइटिंग भी नेसेसरी है, ये भी आपको बताना चाहिए, वरना ऐसा लगेगा वन साइडेड आंसर लिख दिया आपने। ठीक है, तो इसका वे फॉरवर्ड लिखना है आपको, क्या क्या हो सकता है, एंड फिर इसे आप वे फॉरवर्ड लिखवाने के कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूड में लिख लीजिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, पीस भी जरूरत है, साथ के साथ बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल किसी भी कंट्री के लिए है ये है कि एनिमी के साथ कोइंसाइड करे विद पीस। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे कहा था, यू कैन चेंज योर एनिमी बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। ठीक है, वो जरूरी भी है, तो उसे लिख के आप खत्म करिए। लिखिए, इस पे लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड एस्से पे आते हैं। बड़ी प्यास लग रही है आज। What finds a word and create one also? अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, थॉट फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन आंसर। अब कोई भी सिविलाइजेशन है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो वो डायलेक्टिसिज्म से स्टार्ट होती है। डायलेक्टिसिज्म मतलब द्वंद्व, मेरा एक सोचना है, आपकी एक सोच, दोनों का परस्पर संवाद होता है और विवाद होता है, और जो थॉट डोमिनेट होता है वो डोमिनेट करता है सोसाइटी को, वो डोमिनेट करता है साइंस को, वो डोमिनेट करता है लॉ को। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा एक अपोजिशन है, एक सरकार है, दोनों पार्लियामेंट में बैठी है, अपोजिशन कुछ बात कहती है, सरकार कुछ बात करती है, दोनों के एमपी जब परस्पर विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, उनके कारण कानून बनाया जाता है, और दुनिया ही ऐसी चलती है, समाज ही ऐसा चलता है। तो हर सिविलाइजेशन एक आइडिया से बिलोंग करती है, आइडिया से स्टार्ट होती है, एक सीड ऑफ थॉट से स्टार्ट होती है, और ये ह्यूमन इमेजिनेशन ही है जिसने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। तो ये कह रहा है थॉट्स फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट्स वन आल्सो, क्रिएट्स वन आल्सो, यानी हमारी सोच एक दुनिया का निर्माण भी करती है, और दुनिया का निर्माण भी करती है, और दुनिया को ढूंढती भी है। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, कहने का यहां पे क्या मतलब है कि एक मिनट, यहां पे पेन नहीं चल रहा, हाँ, हमारा जो दिमाग है ये इंटरप्रिटेटिव भी सोचता है, क्रिएटिव भी सोचता है। इंटरप्रिटेटिव मतलब हम दुनिया में मीनिंग भी ढूंढते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, इंटरप्रिटेटिव भी है, क्रिएटिव भी है, नई नई चीजें भी हम बनाते हैं, बोथ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें आप फर्दर डायमेंशन कवर करिए, ये सब डायमेंशन मैंने दे रखा है, कौन कौन सी डायमेंशन कवर करना है आपको, क्या है डायमेंशन, जैसे इसमें फर्दर डायमेंशन आप कवर करेंगे, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन लिखना है। जैसे इसमें बुद्धा का धर्म, जैसे बुद्ध की बात, बुद्ध का एक सोची तो थी जो एंटी कास्ट थी, उस समय लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण व्यवस्था इतनी पावरफुल हो गई थी, बुद्ध ने क्या बात कही, बुद्ध ने बात करी कि नहीं नहीं, हमेशा मध्य मार्ग होता है। बुद्ध की जो धम्म पॉलिसी है वो बियॉन्ड कास्ट और क्रीड की बात करती थी। प्लेटो की रिपब्लिक की बात करी है, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की बात करी, इन्होंने अलग तरह की गवर्नेंस को इमेजिन करा। गांधी की अहिंसा की बात करिए, पूरी दुनिया में गांधी से पहले कोई नॉन वायलेंस की बात नहीं करता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस द 16 को गिलिटिन कर दिया गया, राजा की गर्दन काट दी गई। रशियन रेवोल्यूशन में जार निकोलस की खत्म कर दिया गया, जो इसका कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, जिसे रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो गांधी से पहले कोई अहिंसा की बात नहीं करता था। गांधी ने एक थॉट ही तो दी, दैट इज अहिंसा। तो यहां पर आप फिलोसफिकल लिखिए, उसके बाद आप लिखिए हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में बात करिए कैसे रेनेसां में ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी आई, थॉट आया, और ह्यूमैनिज्म की फिलॉसफी ने हर चीज को प्रभावित करा। हर चीज में हम सेंटर ऑफ स्टडी ह्यूमैनिटी को समझने लगे, चाहे आर्ट हो, साइंस का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डिग्निटी का डेवलपमेंट हो, सब रेनेसां की देन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करिए कि किस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट विच इज अप्लाइड टू प्रोडक्शन, उसके कारण हमने नई नई मॉडर्न इंडस्ट्री बनाई, अर्बन लाइफ का जन्म हुआ। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर सकते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल में, कि कैसे स्वराज, सत्याग्रह, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
एक आइडिया ही तो था। जैसे WCA वियरे कहते हैं कि देयर इज अ फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया ही तो है वो, कि हर देश जब वो एक पॉलिटिकल मैच्योर हो जाता है तो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी होम ग्रोन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड करता है। ये WC बियर कह रहा है, वो भी एक आइडिया है। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल लिखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले जाइए, किस तरीके से हम मशीन को रीजनिंग दे पा रहे हैं, जैसे अपन सोचते हैं वैसे मशीन सोच रही है। क्रिएटिविटी तो है ही। न्यूटन ने थॉट ऑफ ग्रेविटेशन सोचा, आइंस्टीन की रिलेटिविटी, या रमन का स्केटरिंग इफेक्ट, कितनी सारी बातें बताने की है इसमें। और मुझे तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन तो जरूर लिखना चाहिए। और ये क्वेश्चन दिया भी था आपको लिखने के लिए, आई थिंक क्या नाम है, कीर्ति, आपने ये क्वेश्चन एक बार लिखा है ना? लिखा है यार। यस सर। हाँ ऐसा सा नहीं लिखा, इससे कुछ रिलेटेड लिखा है। हाँ लिख, मतलब एग्जैक्ट तो ऐसा, एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, तो टीपना हो जाएगा। मतलब पेपर तो आ जाए तो आप पहले कैसे लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डायमेंशन हो सकते हैं। सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन लिखिए आप, कि मार्क्स का थॉट, मार्क्स ने जब दास कैपिटल लिखी तो पहली बार बात करी गई कि वो लोग जो सर्वहारा हैं, जिनका कोई नहीं है। ठीक है, इसकी बात करी किसी तरह से छोटी छोटी इकोनॉमिक्स सोशल एंटरप्रेन्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थॉट, ये पूरी सोसाइटी को क्रिएट करने का, पूरी सोसाइटी क्रिएट कर सकती है। तो सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन लिख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन बहुत सारी लिख सकते हैं आप, कि किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी के प्रिंसिपल डाले, ये भी तो एक थॉट ही है। 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट दिया। इंडिया पहली कंट्री है जिसने सिंगल स्टॉक ऑफ पेन पे सबको वोट का अधिकार दिया। ठीक है, तो ये लिखिए। इंटरनेशनल में लिख सकते हैं किस तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी के आइडिया ने यूनाइटेड नेशन की बर्थ की बात करी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं, कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को एक मानते हैं। द प्लैनेट इज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। ठीक है, तो कहाँ चले गए हम, एक मिनट रुकिए। चलो, तो इसकी बात करिए। और क्या है इसमें, ये सब बात करके इंटरनेशनल बात करिए। जो जीएस के बेस्ड पे है ना, 1 2 3 4 के ऊपर, ये आप पूरा लिख लीजिए। एथिकल डायमेंशन बात कर सकते हैं आप, जैसे थॉट, कि किस तरीके से थॉट ही तो है नाजियों का, थॉट ही तो है फासिज्म का। ठीक है, तो आप इस पे भी लिखिए कि भाई थॉट ऐसा नहीं है अच्छे ही होते हैं, नाजिज्म और फासिज्म भी तो थॉट ही है, जिसने रेशियल सुप्रीमेसी को जन्म दिया, वॉर्स एंड जीनोसाइड को जन्म दिया, मानव नरसंहार को जन्म दिया। थॉट ही तो है कोल्ड वॉर, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये भी तो थॉट ही है। तो थॉट भी दोनों साइडेड हो सकता है, एक ये यूटोपिया भी क्रिएट कर सकता है, एक ये डिस्टोपिया भी क्रिएट कर सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे, इसमें निगेटिव भी लिखना है, कि ऐसा नहीं है कि थॉट हमेशा जो इंटरप्रिटेटेड और क्रिएटिव हो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी बात करिए, वो भी निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस पे फिर बाद में क्रिटिकल, ये हो गया आपका। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, कि कैसे एक बेटर वर्ल्ड बनाया जा सकता है। लिखिए इसमें कैसे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट की जाए, एनकरेज की जाए। और जब हम बात करते हैं किसी पॉइंटर की, इसको इलोबरेट करना है आपको वहां पर। यही तो ऐसे है कि छोटे से पॉइंटर के मल्टीपल डायमेंशन निकाल देने, इतना कनेक्ट कर देना कि गांधी इमेजिन, यही तो ऐसे है। मतलब 3000 देखा जाए तो भाई देखो, 1200 वर्ड पहले एस्से में लिखोगे, 1200 वर्ड सेकंड एस्से में लिखोगे। ठीक है, टोटल मिला के 2500 वर्ड लिखोगे। अब 2500 वर्ड कहां से लेके आओगे, डायमेंशन से तो कवर करनी है। एक डायमेंशन की भी बहुत सारी चीजें हो सकती है।
उस सोच के चलना, इसलिए मैंने कहा पहले मेथोडोलॉजी बना दो, ऐसे ऐसे करके मैं लिखूंगा या लिखूंगी। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड लिख के, कंक्लूड लिख के कंप्लीट करो ये। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है, बेस्ट लेसन आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कह रहा है जैसे लाइफ सबसे ग्रेट टीचर है ना, जो पेन, फेलियर, हार्डशिप होती है दुनिया में, वही सबसे ज्यादा सिखाती है। और सक्सेस अगर देखा जाए तो सेल्डम इन जो मोस्ट रिपेंट टाइम गया है उसका रिफ्लेक्शन है। तो जैसे एक बड़े फेमस फिलोसफर थे नीट्शे, नीट्शे का कहना था, व्हाट डज नॉट किल्स अस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। वो चीज जो हमें नहीं मार सकती, वो हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। ठीक है, तो ये कहा जाता है जो सोना होता है उसे भी प्यूरिफाई आग से, आतिश से किया जाता है। तो सफरिंग रिफाइंस द ह्यूमन कैरेक्टर, इसका मतलब ये है। और मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा ऐसे ये पूछा गया है, तो इसमें कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए कि लाइफ ग्रेट टीचर क्यों है, क्यों। और इसमें शुरुआत से ही आप एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बिटर एक्सपीरियंस, एक बिटर एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बेस्ट लेसन दे के आते हैं। गांधी जी की बात कर लीजिए, कैसे उन्हें जब वो पीटर्सबर्ग जा रहे थे, तो पीटर्सबर्ग के रास्ते में उन्हें एसी की फर्स्ट टियर बोगी से बाहर भगा दिया गया। और वो आदमी वहां से सीख के आता है, वहां बैरिस्टर जो लंदन का है, वो साउथ अफ्रीका में जाकर जब उसकी बेइज्जती होती है, तब वो देखता है कि दुनिया क्या है। इंडिया आता है, पूरी इंडिया की भ्रमण करता है, पूरा इंडिया घूमता है। तो बिटर एक्सपीरियंस ही तो था साउथ अफ्रीका का। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो आप बताइए कि बिटर एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, बेस्ट लेसन जो है ये क्यों बिटर एक्सपीरियंस देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे विजडम को इंक्रीज करते हैं, रेजिलियंस को करते हैं। बिटर एक्सपीरियंस ही है जिसे आप फॉर्ज करते हैं करेक्टर और प्रोसेस को। आप इतनी मैच्योर हो जाते हैं कि आप लोगों को भी माफ करना चालू कर देते हैं। तो बिटर एक्सपीरियंस ही है। फेलियर, क्राइसिस, लॉसेस, हार्डशिप, और ये इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, सोसाइटी के भी हो सकते हैं, नेशन के भी हो सकते हैं। मल्टीपल लिखने को इतना है कि यू कांट इवन इमेजिन, कहीं मतलब कितना ही लिख सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव लिख लीजिए कि क्यों सफरिंग इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिए सफरिंग कैसे ह्यूमन कैरेक्टर को डिफाइन करती है। ठीक है, मैं मोरल मैच्योरिटी इतनी बढ़ा देती है सफरिंग कि इवन यू फॉरगिव द बेट्रायल एज वेल एज इनजस्टिस अगेंस्ट यू। आपका दिमाग का लेवल इतना बढ़ा देगी। तो उसे फिलोसफिकल एंगल लिखिए। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस लिखिए। एक बच्चा जो एग्जाम में फेल हुआ है, वो बाद में जाकर इतना डिसिप्लिन हो जाता है एज कंपेयर टू वो बच्चा जो हर एग्जाम में पास होता गया है। आप खुद देखिए, 12th फेलियर बच्चे यूपीएससी ज्यादा अच्छे से निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फेल होने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक मास्टर रहा है, हर समय हाईएस्ट परसेंटेज लेके आया है, तो वो छोटी सी भी प्रॉब्लम से बड़ा नाजुक होता है, एकदम से देखा जाए तो डिप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ पर साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योर एग्जाम्पल दे सकते हैं, बिजनेसेस का, कैसे एक बैंकरप्ट, ठीक है, कितने बिजनेस वालों का कहना है, बिजनेस पर्संस का, कि बैंकरप्सी उन्हें ज्यादा सिखाती है एज कंपेयर टू देयर फर्स्ट सक्सेस। पहला बिजनेस ही सक्सेसफुल हो जाए बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, और हो भी जाए तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डायमेंशन लिखिए कि किस तरीके से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारा बड़ा बिटर एक्सपीरियंस रहा। अंग्रेजों ने हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाट हो, गुजर हो, अहीर हो, ब्राह्मण हो, सबको पीटा। इसलिए हम आज यूनिटी की बात करते हैं, इसलिए हम रेजिलियंस की बात करते हैं। और ब्रिटिशर्स ना होते तो हम आज कॉमन यूनिटी की बात ना करते। तो बताइए उस बात को, ब्रिटिश एक्सपीरियंस की बात करेंगे। कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के हॉरर्स के बाद यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आया। बताइए किस तरह से फेमाइन स्ट्रिकन था इंडिया। बंगाल फेमाइन आया 1943 का, इंडिया के फेमाइंस आए तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए।
उनकी बात करिए कि बिटर एक्सपीरियंस ना होते, अगर प्रॉब्लम्स ना आती तो उनका सोल्यूशन कैसे आता। टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डायमेंशन की बात करिए, दुनिया में कहा गया कि सबसे फेलियर कम्युनिटी, सबसे ज्यादा बर्बाद कम्युनिटी कौन है, तो कहा गया साइंटिस्ट। उनसे ज्यादा फेलियर तो आप भी नहीं है। थॉमस एल्वा एडिशन ने 1000 एक्सपेरिमेंट करे, 1000 के 1000 एक्सपेरिमेंट फेल हो गए, और उसके बाद वो लाइट बल्ब का निर्माण करता है। तो एक आदमी 1000 बार फेल हुआ है, तुम तो एक बार भी फेल नहीं हुए, उसके बाद भी इतना ज्यादा रिमोर्स है तुम्हारे अंदर। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा फेलियर होती है, तो उसकी बात करिए आप। ठीक है, किस तरीके से कोविड-19 आया और उसके बाद बिटर एक्सपीरियंस रहा हमारा। हम डिजिटलाइजेशन लेके आए, हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स लेके आए, टेलीमेडिसिन आया, ग्लोबल हेल्थ कॉर्पोरेशन की बात होने लगी। कहिए इन सब की बात लिखिए आप लोग, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस पे लिखिए, किस तरीके से 2008 के क्राइसिस आए तो हम बासल 3 नॉर्म्स लेके आए ना, बासल 3 कल ही पढ़ रहे थे। ठीक है, हम किस तरीके से इतने सारे करप्शन के स्कैंडल्स हमने देखे तो हम स्ट्रॉन्गर लॉज लेके आए, जैसे आरटीआई, लोकपाल। इंडिया में डिजास्टर रहे, भुज का डिजास्टर रहा गुजरात में, 2004 में सुनामी आई तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक्ट लेके आए, हमने एनडीएमए एचडीएमए बनाया। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड एंड फोर्स। सर यूएसए ने टैरिफ लगाया तो हम ब्रिक्स के रुपये लेके आए। अरे क्या बात है, ये सब मैं कह रहा हूँ ना, करंट एग्जांपल्स लिखिए, लिखने को तो बहुत है। मुझे लगता है ऐसे में तो सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए जो यूपीएससी को जिसने जिया है, जिसे पूरे डायमेंशंस जीएस फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक पता है, उसे यूपीएससी के आंसर लिखने में तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये तो तभी आप लिख सकते हो जब आपको पता है। लिखने को तो इतना है कि यू कांट इवन इमेजिन। बस इसमें कंटिन्यूटी बना के रखिए, देखो आपके नंबर कैसे आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है एसए में नंबर लाना। चलिए, साथ के साथ ये भी मत करिए, मैंने अगेन आपसे कहा यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे भी ये भी मत कहिए कि हमेशा ये कह रहा है बिटर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो हमेशा यही बात कर रहे हैं, ऐसा मत कहिए। ये काउंटर डायमेंशन भी इसकी दीजिए कि भाई विजडम के साथ साथ सुनो सुनो सुनो, हम जरूरी है हमेशा मिस्टेक ही करें। हम क्यों नहीं किसी और के विजडम से सीखते हैं, हम क्यों नहीं मेंटरशिप लेते हैं, हम क्यों नहीं लर्न करते हैं फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर। अब जैसे हमने कोई मिस्टेक करी, उस मिस्टेक को अगर मैं बताऊं ये मत करना, तो वो इंपॉर्टेंट है ना। आप ये कहो ना 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 मैं तो फेल होके देखूंगा या देखूंगी, तब देखूंगी क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो समझदारी नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस जरूरी है बिटर एक्सपीरियंस से ही आपके डीपर इम्प्रिंट आए। व्हाई नॉट टू यू आर लिविंग इन द रियलिटीज, उस रियलिटी से सीखना। और बिटर एक्सपीरियंस, अरे आप खुद देखिए ग्लोबलाइजेशन के एरा में रह रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में जब आप इतना ज्यादा कंपटीशन है, कितना बिटर एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप, उसकी भी लिमिट है। तो हम दूसरों की मिस्टेक से क्यों ना सीखें, हम क्यों नहीं अच्छी रीडिंग करें। ठीक है, तो इस पे लिखिए कि हमें एक रेजिलियंस, एक कल्चर ऑफ रेजिलियंस एंड लर्निंग डेवलप करना चाहिए, रादर देन ब्लेम एंड डिस्पायर, निराशा और ब्लेम करने की जगह हमें एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की जरूरत है, जिससे कि सोसाइटी एंड इंडिविजुअल डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। अब जैसे इंडियन आर्मी है, उसकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इतनी डेवलप है, उसने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा है, वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ा है। लेकिन चाइनीज आर्मी की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं है, क्योंकि उसने ग्रेट वॉर्स नहीं लड़े हैं। समझना चाहिए आपको। एनकरेज करना इमोशनल इंटेलिजेंस, और मैं आज के जमाने में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वो इमोशनल इंटेलिजेंस है, टू नो द इमोशनैलिटी ऑफ अदर्स एज वेल। तो हमें ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जो फेलियर को भी पार्ट ऑफ ग्रोथ दिखाए, लेकिन मिनिमाइज भी करे कि जिससे कि बिटर एक्सपीरियंसेस ना हो। टेक्नोलॉजी का यूज करना, फॉर साइटेडनेस रखना, आगे देखने की,
चाहा, उसे फोरसाइटेडनेस कहते हैं। दीज आर नेसेसरी टू अवॉइड सफरिंग while still learning from it। अब टेक्नोलॉजी के एरा में हम सीख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम गलती करेंगे तो सीखूंगा, वैसे तो सीखूंगा ही नहीं हम, तो ये तो कोई समझदारी ही नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूड करिए बाद में और इसे खत्म कर दीजिए आंसर को। और यहाँ पर मेथोडोलॉजी क्या होगी मैंने लिख दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मडी वाटर। स्टार्ट कर रहे हैं, सब हो गया ना यहाँ पे? किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है? 5-4 और इससे रह गए हमारे, कंप्लीट करेंगे आज। कोई दिक्कत किसी को, कोई क्वेश्चन? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मडी वाटर इज बेस्ट क्लीन बाय लीविंग इट अलोन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? मडी वाटर यानी जो मटीला पानी है उसे छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप साफ हो जाता है। पहली बात तो यही सोचा जाए यार कैसे साफ हो जाएगा। अब उसमें मटीले पानी में मिट्टी होगी, रुका रहेगा तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन और पानी साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? एक बहुत बड़े फिलोसफर थे लाओसू। लाओसू ने ये कहा है मडी वाटर इज बेस्ट क्लीन बाय लीविंग इट अलोन। एक्चुअली में इसका ये कहना है यहाँ पर, सुनो सुनो, कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें प्रोफाउंड विजडम की जरूरत होती है। यानी कितनी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें किसी भी हेस्टी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। उस प्रॉब्लम को टाइम दे दो, वो अपने आप सेटल हो जाएगी। कहते नहीं है कि समय सही कर देगा, वही ऐसे है कि ओनली द सेटल इट विल सेटल व्हेन गिवन टाइम, पेशेंस एंड काल्म। समय के पास सबसे, कहते हैं ना समय सबसे बड़ी दवाई है, वो ऐसे इसमें पूछा गया। अब ये कितने सारे इश्यूज में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा एग्जांपल आपकी पर्सनल लाइफ में, जैसे मान लो विवाद है आपके पर्सनल लाइफ में, गवर्नेंस में, ग्लोबल अफेयर्स में इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप कितनी बार ऐसे कर सकते हो कि इसे सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर सकते हो इस एस्से को। ठीक है, तो आते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करें, मडी वाटर यूज करा गया है एक चीज जिसे कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट या क्राइसिस से आप कह सकते हो कि कहीं कंफ्यूजन हो। मेटाफर का मतलब तो यूज किया गया है कंफ्यूजन में, कन्फ्लिक्ट में या क्राइसिस में। क्लियर का मतलब इसका रेजोल्यूशन क्या होगा, क्लैरिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी बात कर रहा है। अब कैसे कैसे लिखेंगे? वही डायमेंशंस जो मैंने कहा था, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस आ दो। डायमेंशंस में पहले फिलोसफिकल ले लो, तब से हम यही देख रहे हैं ना, फिलोसफिकल, इंडिविजुअल, सोसाइटल, ठीक है, जियोपॉलिटिकल, यही इन्वायरमेंटल, ऐसी आपको डायमेंशन लेने। तो नेक्स्ट डायमेंशन आ जाओ, पहला डायमेंशन फिलोसफिकल डायमेंशन। तो आप बताइए कि जैसे एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है, गीता भी यहाँ पे कोट कर सकता है कि वो सिखाती है कि क्यों डिटैचमेंट जरूरी है। डिटैचमेंट होगा तो आप अपने कर्म पे खाली ध्यान दोगे, उसके फल पे ध्यान नहीं दोगे। निष्काम कर्म होगा। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, और ओवर थिंकिंग, ओवर रिएक्ट नहीं करोगे टू एवरी सिचुएशन, तो आप जजमेंट भी बिल्कुल क्लियर ले सकते हो। वही बात कर रहा है ये बता रहा किस तरीके से पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल दे आर हाईएस्ट वर्च्यू देन इंपल्सिव रेस्पॉन्स। एकदम से रेस्पॉन्स लेने से अच्छा है ध्यान पूर्वक उसे सोचा जाए, पेशेंस रखा जाए, सेल्फ कंट्रोल रखा जाए। वो वाली बात कह रहा है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन ले लो अपने लेवल पर, साइकोलॉजिकल पर्सनल, अगर आपसे विवाद है किसी से तो कहते हैं ना, समटाइम्स साइलेंस हील्स मोर देन द आर्ग्यूमेंट। चीजों को छोड़ दो, बात ही ना करो, साइलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब जैसे इमोशनल डिस्ट्रेस है किसी को, तो इट शुड बी अलाउड टू कूल डाउन इंस्टेड ऑफ फोर्स सप्रेशन। थोड़ा टाइम दो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस करो। और जब आप माइंडफुल रहोगे, मेडिटेट करोगे, तो आपके दिमाग का जो मडी वाटर है वो धीरे धीरे काल्म होता जाएगा और आपकी जो थॉट है उसमें क्लैरिटी आती जाएगी। यही बोल रहा है। सोसाइटल डायमेंशन की बात कर दो। ठीक है, कि गांधी जी नॉन वायलेंस की बात करते थे, हर जगह गांधी जी की जरूरत नहीं, किसी और को लगा सकते हो। गांधी जी की जगह आप किसी और का एग्जाम्पल ले लो। सर अक्रियवाद बोल सकते, पुराना कश्यप, अक्रियवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रियावाद वैसे
हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है, कुछ पुरन कश्यप ने दी है, सही बात, लेकिन चलो लिख सकते हो तो लिख देना। क्या लिखोगे वैसे? साइलेंट रहना चाहिए, नॉलेज नॉलेज गेन करना चाहिए, इसी टाइप का। अक्रियावाद ने बाकी भी बहुत बातें कही है जो लिखने लायक नहीं है, इसलिए मैं इसे अवॉइड करूंगा। बाकी लिख सकते हो अगर आप जस्टिफाई कर पाओ तो ठीक। तो बात यह है कि मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में कुछ इश्यूज होते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, कास्ट में अपनी प्रॉब्लम्स होती है, सोसाइटल टेंशंस होती है, ठीक है। अब इनका जो चेंज है वो ग्रेजुअल होता है। अगर सडन चेंज होगा इनमें तो इसमें भी बैकलैश आती है, इसमें भी रिवोल्ट होते हैं, विद्रोह होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटल डायमेंशंस लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशंस लिख सकते हो कि कितनी बार देखा जाए कि सरकार जब ओवर सेंट्रलाइज होती है, एग्जांपल लिखो, जब सरकार ओवर सेंट्रलाइज है तो इतना इंटरवीन करती है ब्यूरोक्रेसी में कि ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है। और इसलिए कितनी बार देखा गया है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, समटाइम्स ऑटोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, तो इसमें एग्जांपल दे दो, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अब जैसे कोर्ट को ओफन, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, ऑफन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन मस्ट बी डिसाइडेड बाय पॉलिटिक्स रादर देन कोर्ट, ठीक है। तो वहां पे भी लिखो कि भाई कोर्ट्स ऑफन रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, दिस अलाउ इंस्टीट्यूशन टू इवॉल्व एंड डेवलप फर्दर स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। इसे लिख लो इंस्टीट्यूशनल। इसके बाद इंटरनेशनल डायमेंशंस में आ जाओ, बता दो किस तरीके से कोल्ड वॉर में नैम का यूज करा इंडिया ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, और इसके कारण हमने किसी से किसी भी ब्लॉक में नहीं गए, हमने किसी के साथ भी एंटेंगलमेंट अवॉइड करा, किसी भी ग्रुप को अवॉइड करा। और इसके कारण देखो पर्टिकुलरली कोई भी वॉर नहीं हो पाई। अगर हम भी कोई ब्लॉक ज्वाइन कर लेते तो हमारी हालत कुछ और होती आज। उसी जगह अगर आप देखो इराक में 2003 में यूएसए ने डायरेक्टली इन्वेड कर दिया, और जब से इन्वेड करा इराक में शांति नहीं आई है। अगर उसी जगह पीसफुल कोई रेजोल्यूशन होता तो मिडल ईस्ट में आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम इराक को ऑक्यूपेशन के कारण आई है, सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद आई है। अब देखो साउथ अफ्रीका में 1990 में एंटी अपार्थाइड मूवमेंट चला, इतना पीसफुल मूवमेंट था, पूरे अफ्रीका को कुछ नहीं हुआ, अच्छी खासे ब्लैक राइट्स की बात करी गई, नेल्सन मंडेला जैसे लोग। उसी जगह मिडिल ईस्ट पे डायरेक्ट इंटरवीन करा गया और ओसामा ये क्या कहते हैं सद्दाम हुसैन को जब पावर से हटाया गया तब से मिडिल ईस्ट शांति में नहीं है। अब क्लाइमेट नेगोशिएशन की भी बात कर सकते हो यहां पर कि बताओ किस तरीके से पेशेंस और कंसेंसस बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट नेगोशिएशन एक कंट्री की बात नहीं है, ग्लोबल बात कर रहे हैं। और ग्लोबल बात करने में हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है, छोटी से छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री की। साइंटिफिक और इन्वायरमेंटल डायमेंशंस की बात करिए आप, ठीक है। जैसे हमने देखा कोविड के समय पर कितने लोग हैं, हमने देखा कोविड के समय पर लोग घरों के अंदर चले गए, आपने देखा होगा इसे लॉकडाउन कहा गया, लॉकडाउन हुआ तो फॉरेस्ट रीजनरेट कर गए, गंगा अपने आप उसकी क्वालिटी ऑफ वाटर इंप्रूव हो गया, इकोसिस्टम रिस्टोर होने लगा, नदियां खुद से खुद साफ होने लगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होने लगी, पॉपुलेशन बढ़ गई टाइगर्स की और स्नेक्स की, हाँ डॉग की भी बढ़ गई। तो इन्वायरमेंट डायमेंशन लिखो किस तरीके से कि जो गंदा हो गया था एनवायरमेंट उसे खुद छोड़ दिया गया, तो उसमें सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी थी, ठीक है। तो ये डायमेंशंस कवर करो, इसमें लिखा हुआ है ये सारी इन्वायरमेंट डायमेंशंस एंड तो इकोनॉमी में भी मार्केट बैलेंस हाँ, इकोनॉमिक डायमेंशंस लिखो, बहुत बड़ी अच्छी बात। इकोनॉमिक लिखो कि मार्केट को वैसी छोड़ दिया जाए तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम अपने आप ही बेस्ट अवेलेबल चॉइस पे आ जाता है, ये लिख सकते हो। लेकिन हमेशा क्या
छोड़ना, ये भी बोलो कि हमेशा क्या छोड़ना ठीक होता है? यानी एक बात बताओ, अगर हम करप्शन है, सोशल इनजस्टिस है, ठीक है, जीनोसाइड है, इन चीजों को भी छोड़ दो उसके हाल पर, हिटलर जैसे आदमी को छोड़ दे उसके हाल पर। अगर जीनोसाइड हो रहा है और पैसिव इनेक्शन है, कह रहे जो होना है होने दो, ये तो नायक मूवी में वो पॉलिटिशियन नहीं है, कहता ये भी मेरा पिलर है, ये भी मेरा पिलर है, जो होना है होने दो। तो इसके कारण तो सफरिंग, जो सफरिंग है, इट विल वर्सन मोर। तो विजडम क्या है? विजडम ये है, लास्ट में आप लिखो, कंक्लूड करिए और वे फॉरवर्ड लिखिए कंक्लूड के साथ साथ, कि विजडम ये है कि व्हेन टू एक्ट, व्हेन नॉट टू एक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब ऐसी चीज है कि जिसके कारण पूरी ह्यूमैनिटी सफर करेगी, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट। ठीक है, मार्केट को भी आप उसकी इक्विलिब्रियम पे छोड़ दोगे, वो 10 साल से 15 साल बाद अपने आप को रेक्टिफाई करेगी, मंदी से, रेसेशन से, फिर दोबारा इकोनॉमी रेक्टिफाई करेगी अपने आप को। अरे भाई, ऐसे करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चाइना क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करेगा। इंडिया क्या करेगा? मनरेगा देगा। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए है, वरना ये साइकिल बहुत दिनों बाद ठीक होगी, रेसेशन और बूम की साइकिल। तो एक्ट करना भी समय पर इंपॉर्टेंट है। तो आप यही लिखो, वे फॉरवर्ड में लिखो कि पेशेंस और फोरसाइट के साथ इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन टू एक्ट, व्हेन नॉट टू एक्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए, कि इन्वायरमेंट में यानी नेचर में हम ज्यादा अपनी कारिस्तानी ना दिखाएं, लेकिन जो अर्जेंट प्रॉब्लम है जिसके कारण ह्यूमैनिटी सफर करेगी, उसमें तुरंत हमें इंटरवीन करना चाहिए। जैसे ठीक, ट्राइबल पॉलिसी हो गया सर। हाँ बिल्कुल। आप देखो कहाँ इंटरवीन करना, कहाँ नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि ऐसे आया तो उसी में बह गए। ये होता है ना, वन साइडेड ऐसे लिखते हो कितनी बार तो तुम लोग, और वन साइडेड लिखोगे तो प्रॉब्लम है, फिर तो आपको सोचना ही नहीं आ रहा। चलो, ये मैंने बता दिया इस पे। नेक्स्ट आओ, 6 से क्या पूछ रहा है? द ईयर टीच मच विच द डेज नेवर नो। अब ये क्या कह रहा है, सुनो इसका क्या कहना है। आपने सुना, करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान, वही है। ये कह रहा हर दिन एक इस बड़ी फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, वो बताता है कि कैसे कैसे छोटे छोटे चेंजेस जो आप हर दिन करते हो, वो कैसे साल में एक्यूमुलेट होते हैं, बड़े होते हैं, और एक बड़ा चेंज लेके आते हैं आपकी पर्सनैलिटी में। और छोटी छोटी गलतियां जो आप हर दिन करते हो, वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी को पूरे साल भर साल डिग्रेड करते हैं। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो आपने एक बुक पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट्स, एक बार पढ़ाई थी मैंने, आई थिंक आप लोगों क्लास में। हाँ जी हर्ष, पढ़ाई थी एटॉमिक हैबिट्स। अब यस सर। बोलो, और ओवरव्यू दिया तो था, तो उसी से क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहा है, एक तो होता फ्लो वेरिएबल, एक होता है स्टॉक वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल मतलब ओवर द पीरियड, उसे फ्लो वेरिएबल कहते हैं। जैसे क्लाइमेट इज ए फ्लो वेरिएबल, वेदर इज ए स्टॉक वेरिएबल, यानी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो कहा गया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो कुछ भी नहीं होता। जो डीपेस्ट लेसन हम लर्न करते हैं अक्रॉस द टाइम, यानी पूरे टाइम पीरियड में होता है। कैसे? जैसे रोजाना हम कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम खराब करते हैं, कुछ काम अच्छा करते हैं, कुछ गुड हैबिट्स होती है, कुछ बैड हैबिट होती है। ओवर द पीरियड ये एक्यूमुलेट होती है, और एक्यूमुलेट होकर हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करती है, चाहे वो लीडरशिप क्वालिटी हो, चाहे हमारा विजडम हो, चाहे हमारी इंटेलेक्चुअलिटी हो। यानी योर हैबिट्स आर कंपाउंडिंग, योर हैबिट्स हैज द कॉज एंड इफेक्ट। उसी के ऊपर पूरा ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना द कोर थीसिस, इसे पढ़ लेना। ये सब मैंने
आपको बता रहे, ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए हम लेके आए। इसी तरीके से आपको ये मेथोडोलॉजी और स्क्रिबल करना है, ये 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको करना है और इन्हीं डायमेंशंस में फिर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है ना, दिस एस्से में क्या क्या लिखेंगे, फिलॉसफी और एथिकल लिखेंगे तो ये टॉपिक्स लिखेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे तो ये चीज लिखेंगे, ये आपको करना ही करना है। इसके बना एस्से में आप इधर उधर हो जाएंगे, 4 पेज लिखेंगे उसके बाद पॉइंटर खत्म हो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखना है, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम लाइज विद। ठीक है, तो इसे बना ले। तो डेज, ईयर एंड उसके ऊपर अब आ जाओ। तो इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, आप में बताइए कि कैसे छोटी छोटी चीजें एक बड़ी चीजों का निर्माण करती है। एक सिंगल डे पर हम एक छोटी छोटी फोटो लेते हैं, हर दिन फोटो लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो एक मेमोरी बन जाती है, पूरा एल्बम बन जाता है ना, और गूगल फिर फोटोज दिखाता है कि 2 साल पहले आप ये कर रहे थे। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो पहले आ जाओ फिलोसफिकल और एथिकल डायमेंशन में। तो फिलोसफिकल और मेथिकल डायमेंशन में बताइए किस तरीके से जो मैच्योरिटी है ये ओवरनाइट नहीं आती है। पेशेंस, पेशेंस यानी पेशेंस रखना, प्रूडेंस रखना, टेम्परामेंस रखना, ये ओवर द पीरियड जनरेट होता है। और उसमें आप लिखिए, इसमें आप फर्दर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं, भगवत गीता से कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, किस तरह उन्हें 6 साल में निर्वाण प्राप्त हुआ। 1 साल में थोड़ी ना हो गया, ये थोड़ी ना गौतम बुद्ध घर से निकले थे और बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। 6 साल लगे गौतम बुद्ध को भी निर्वाण प्राप्त करने में। ठीक है, ये थोड़ी ना आज यूपीएससी के लिए पढ़ने बैठे, एक ही दिन में तुम पेपर निकाल दोगे। यही काम आप कंटिन्यूअस 1-1.5 साल करोगे तो पेपर निकलेगा। वही पूछ रहा है, द ईयर टीच मच मच विच डेज नेवर नोज। ठीक है, तो फिलोसफी और एथिकल लिखिए, इंडिविजुअल लिखिए, किस तरीके से डेली सक्सेस इंपॉर्टेंट है, डेली फेलियर को आपको सक्सेस में कवर करना है। हर दिन कुछ ऐसे काम करने हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करती हो, जैसे आपकी गुड हैबिट्स, लॉन्गिट्यूडिनल हैबिट्स, जैसे आपकी रीडिंग हैबिट। कुछ अच्छी हैबिट एडॉप्ट करते रहिए, छोटे छोटे माइनर चेंज करते रहिए। और ये सिंगल डे की लर्निंग है, इट विल एक्युमुलेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फैमिली और सोसाइटी का डायमेंशन लिख सकते हैं, इसी में इंडिविजुअल और साइकोलॉजी में ही आ जाएगा फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, किस तरीके से फैमिली में, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप देखो वो ट्रस्ट, इज्जत, या आपके फादर साहब ने एक सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट जनरेट करी होगी, वो एक दिन में नहीं होती कि कहीं से आप आए और रेस्पेक्ट हो गया। सोशल कैपिटल, ट्रस्ट, कॉपरेशन, रेपुटेशन, ये एक दिन का नहीं होता। हाँ, ये एक दिन में खत्म हो सकता है, लेकिन इसे जनरेट करने में ओवर द डिकेड्स का टाइम लगता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का टाइम लगता है, ओवर द ईयर्स लगते हैं। इकोनॉमी एक दिन में थोड़ी ना डेवलप होती है, माइनर माइनर सुधार होते हैं, जीएसटी में सुधार होता है, इनकम टैक्स में सुधार होता है, तो धीरे धीरे करके वो एक्युमुलेट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इंस्टीट्यूशन, लॉ ऑफ गवर्नेंस में आप लिख सकते हैं इसे, किस तरीके से छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के रिफॉर्म्स, टैक्स के रिफॉर्म्स, अर्बन प्लानिंग के रिफॉर्म्स। अर्बन प्लानिंग होती है ना, शहरी की प्लानिंग, उसके रिफॉर्म्स धीरे धीरे करिस्मेटिक इंप्रोवाइजेशन लेके आते हैं। इकोनॉमी और डेवलपमेंट में लिख लीजिए, इकोनॉमी भी लिख सकते हैं कि किसी भी देश की आदत, सेविंग की, स्किल की, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन की, ये आउटकम डेज में नहीं आते हैं, डेज में एंटिसिपेट नहीं कर सकते, ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। वुमेन्स की न्यूट्रिशन, प्राइमरी एजुकेशन, एक दिन में थोड़ी ना आज उठे और प्राइमरी एजुकेशन अपने देश की ठीक हो गई। और यहाँ पर आप एजुकेशन का डेटा डालिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ लिखना कैसे, यहाँ पे डेटा भी कोट करना चाहिए आपको। वुमेन एम्पावरमेंट लिखे तो लिखे, इसमें इलोबरेट करें कि वुमेन एम्पावरमेंट एक दिन में तो हो नहीं जाएगा। नारी शक्ति वंदन योजना लेके आएंगे, 1/3 रिजर्वेशन देंगे, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दीजिए कि
मलेरिया का एग्जाम्पल दे दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है कि मलेरिया इतने सालों से बीमारी चल रही है, अब हम कह रहे हैं कि मलेरिया की वैक्सीन हम बना पाए, एक दिन में बना पाए? नेवर एवर। इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल दीजिए कि जैसे वेदर और क्लाइमेट कह दीजिए, वेदर तो हर दिन बदलता है, लेकिन क्लाइमेट उस वेदर का एक्युमुलेटेड फिनोमिना है। ज्योग्राफी में भी हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, वेदर नहीं पढ़ते हैं। और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ग्राउंड वाटर की बात करिए कि कैसे ये एक्युमुलेट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पोल्यूशन की मल्टीपल चीजों की आप बात कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करिए यहां पर, ठीक है, कि किस तरीके से जो दो कंट्री का बीच का ट्रस्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्युमुलेट होता है। पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, फिर कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है, फिर कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होता है। तो इकोनॉमिक यूनिटी के भी अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं। एक दिन में थोड़ी ना कोई भी कंट्री आप पे ट्रस्ट करेगी। आप कंट्री छोड़ो, अपने बगल का मोहल्ले का नेबर नहीं ट्रस्ट करेगा। तो स्मॉल कमिटमेंट को जब हम ओनर करते हैं और उन्हें ब्रेक नहीं करते, तब जाके ये ट्रस्ट में कन्वर्ट होता है। तो वो आपको लिखना चाहिए यहां पर, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि विजडम हमेशा ओवर द पीरियड ही टाइम जनरेट होगा। मतलब यहां पर भी आप एक आप काउंटर व्यू दीजिए इसका, क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल, क्यों हम विजडम के लिए पूरे पूरे साल वेट करें? क्यों नहीं हम रैपिड फीडबैक लूप करते हैं? अगर हमारा है तो क्यों नहीं हम ऐसी बात करते, ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाते हैं जो बहुत जल्दी सीख सके? क्यों हम वेट करते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग डिकेड की मिस्टेक से सीखेंगे? हम क्विक लर्नर क्यों नहीं हो सकते? तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें हम हार्वेस्ट ऐसा कल्चर करना पड़ेगा कि वी शुड बी अ क्विक लर्नर। ये भी होना चाहिए कि जैसे होता है ना, पहले मैं बचपन में पढ़ता था तो एक पेज को पढ़ने में मुझे 45 से 50 मिनट लगते थे, डेज नहीं मिनट, 45 से 50 मिनट एक पेज को पढ़ने में। एक पेज की बात कर रहा हूं। आज मैं 300 पेजेस की बुक मात्र 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं, और उसमें से आप पूछ सकते हैं उस पेज, उस वाले चैप्टर, फलाना चैप्टर में क्या लिखा था। 1 घंटे में खत्म कर सकता हूं 300 पेजेस की बुक। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है, ठीक है। तो बात करिए कि यहां पर हम कि हमेशा लॉन्ग डेज की ही वेट क्यों करें? हम क्विक लर्निंग हैबिट्स क्यों नहीं जनरेट कर सकते? ठीक है, कितनी जगह हमें जरूरी है हम जल्दी से सीखें। अब इतने सारे फिनटेक फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल फ्रॉड होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं। अब हम कहेंगे ना ना ना, 1 साल बाद सीखूंगा, 1 साल तक धीरे धीरे सीखते रहूंगा। अरे सीख ले भाई, फ्रॉड का शिकार हो जाएगा नहीं तो। फ्लड आया हुआ है, कह रहा ना फ्लड नहीं, मैं एकदम से नहीं काम करता, सीखता हूं पहले। अरे डिजास्टर रिस्पॉन्स की तुरंत जरूरत है, पूरे सोसाइटी को तुरंत बताने की जरूरत है कि आपको डू एंड डोंट्स क्या है। जब कोई आउटब्रेक होता है तुरंत सर्विलांस की जरूरत है। तब आपको ऐसे काम करना है जैसे इमरजेंसी वॉर फुट पे। तो वॉर फुटिंग काम भी उतना ही जरूरी है। वो अलग चीज है कि हमें कंटिन्यूअस परसिवरेंस से काम करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। पेशेंसली काम करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन डू नॉट रोमांटिसाइज स्लोनेस, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर इसे वे फॉरवर्ड करके आप खत्म कर दीजिए। इसे वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाए लॉन्ग टर्म। सिंपल सी बात है, हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो पर्सनल लेवल पे मेंटरशिप करें, जो गुड हैबिट्स हैं उन्हें कंपाउंड किए करें, जैसे रीडिंग हो या सेविंग हो या एक्सरसाइज की हो या वॉलंटियरिंग की हो, चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट की हो, सो एंड सो फोर्थ। तो इसे आप वो करके एंड कर सकते हैं। 6th हो गया, 7th ऐसे चले। अभी आप लोगों को ये भी बताना है आप लोग खुद से कौन 2 ऐसे करते और
कल करके देना भी है। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ठीक, सही बात है, एक बार पानी पी ले हम। ठीक बात है। आइए, तो इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी हम जर्नी की तरह लाइफ को देखें, गंतव्य की तरह ना देखें, है ना, ये कह रहा है। अब डेस्टिनेशन का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन का मतलब है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, जैसे विशाल का दोबारा एग्जाम क्लियर हुआ है ना, इंटरव्यू है 6 से, और बादल का भी क्लियर हुआ है। बादल के लिए तो मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इस बार, और बादल विशाल के लिए भी है, लेकिन विशाल ऑलरेडी अभी है ऑफिस में। चलो, तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन में बादल और विशाल होना चाहिए, दोनों का है। चलिए, तो बात कर रहे थे, इट इज बेस्ट टू सी द लाइफ एज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो गया, अब एग्जाम क्लियर हो गया तो आपका, आप दैट इज योर डेस्टिनेशन। कुछ आपने एसेट एक्युमुलेट कर दिए, धन एक्युमुलेट कर दिया, वो भी आपकी डेस्टिनेशन। कुछ टाइटल्स आपको मिल गए, डॉक्टर मिल गया, पीएचडी मिल गया, वो सब भी आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। लेकिन जर्नी जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन फ्लरिश डिपेंड लेस ऑन द ट्रॉफीज वी कलेक्ट बट मोर ऑन हैबिट, रिलेशनशिप, वर्च्यू, और ये हम पूरी जर्नी में कल्टीवेट करते हैं। और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि यू शुड हैव अ जर्नी माइंडसेट, यानी प्रोसेस ओवर आउटकम इज इंपॉर्टेंट। जैसे मटेरियली आपने बहुत सारा पैसा अर्जित कर लिया, लेकिन आपके एथिकल कंडक्ट, आपकी सस्टेनेबल वेलबींग, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ वही ठीक नहीं है, तो आप कितने ही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, जब आपकी जर्नी ही ठीक नहीं रही है तो डेस्टिनेशन वो कभी ठीक होगी भी नहीं। दैट इज द रीजन, और दैट इज योर एसे। तो कहने का क्या मतलब है? अरे ये क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे ना, चलिए आइए, तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखे और लिखे कि किस तरीके से व्हाट मैटर्स इज जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन, और उसमें अपने अपने अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। गांधी का एग्जाम्पल दीजिए, जिन्ना का मत दीजिएगा, थोड़ी रहम, गांधी का एग्जाम्पल दीजिए, नेहरू का एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर आप भगवत गीता से एग्जाम्पल दे सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे महाभारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं, जैसे भगवत गीता की बात करें या फिर महाभारत की बात करें, तो अर्जुन को भी नहीं पता था क्या उसकी डेस्टिनेशन होगी। व्हाट ही इज डूइंग इज अ जर्नी, कृष्ण उसे बताते हैं और वो करता रहता है। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जर्नी का माइंडसेट जो है, ये पेशेंस हमें देता है, टेम्परामेंट्स देता है, हमें सही और गलत जानने की चॉइस देता है, हमें सिखाता है क्या लेजिटिमेट है, क्या इलेजिटिमेट है। उसी जगह जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, वो एक आउटकम हो सकता है, वो फाइनल आउटकम नहीं हो सकता। तो लाइफ इज एंडलेस, योर वांट्स आर एंडलेस, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो भी एंडलेस नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल, अब विशाल तो देखा जाए ऑफिस में ही है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इसने दोबारा पेपर दिया। ठीक है, क्यों दिया? योर वांट्स आर एंडलेस, और होनी भी चाहिए, अभी हम देखेंगे, होनी भी चाहिए। इसका एक निगेटिव भी लिखना है, आ जाइए। तो डिफरेंट डिफरेंट आयाम में लिखना है सबसे, तो इसमें पर्सनली आप कह दीजिए कि हम हर समय किसके पीछे भागते रहते हैं? हेडोनिज्म की वजह से, हेडोनिज्म की तरफ, एक्सट्रीम मटेरियलिज्म की तरफ, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, लेकिन इंस्टेड हम अपनी जर्नी पे फोकस नहीं करते,
हम लाइफ प्रोसेस के जो वेरिएबल है, हमारी नींद है, हमारी अच्छा ज्ञान है, हमारी अच्छी प्रैक्टिस है, हमारा पेट निकल गया है, मेरे की तरफ मत देखो, एक्सरसाइज नहीं करते, उसके कारण हमारी जर्नी ठीक नहीं है, तो डेस्टिनेशन ठीक हो कैसे सकती है? कहने का इस टॉपिक का मतलब ये है। और एग्जांपल इसमें रिलेशनशिप का दे दीजिए, फ्रेंडशिप, मैरिज, सबका एग्जांपल हो सकता है यहां पर, कि समाज में ही धीरे धीरे स्लोली चीजें डेवलप होती है, फेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी। अब समाज की जो प्रॉब्लम है नेवर एंडिंग है, तो आप अपने लिए सोचें कि डेस्टिनेशन हो भी गया लेकिन फिर भी मिशन कभी अकम्प्लिश होगा ही नहीं। तो डेट इज एजुकेशन, प्रोफेशनल लाइफ से एग्जांपल दे सकते हैं, गवर्नेंस से एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट से एग्जांपल दे सकते हैं, कि जैसे शॉर्ट टर्म ग्रोथ को हम डेस्टिनेशन मान ले, और देखा होगा जो बिजनेस एकदम से बूम पे जाते हैं बस्ट भी एकदम से हो जाता है, क्यों? उन्होंने डेस्टिनेशन मांग लिया छोटे से सक्सेस को। छोटा सा सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अगर जर्नी की तरह देखा जाए तो छोटी छोटी चीजों पर आदमी फोकस करता है, कि क्या इंप्रूवमेंट हो, फाउंडेशनल लर्निंग क्या हो, रिसर्च क्या हो, कैसे किसी चीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, और वो फोकस करता कंपाउंडिंग इवेंट्स पे। कंपाउंडिंग मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसे पार्ट ऑफ जर्नी इंक्रीज होती रहे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्जांपल दे सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं कि हमने कैसे कितनी सारी हमने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है जो हमारे लिए निगेटिव रिजल्ट देती है। प्लास्टिक बनाया है, निगेटिव रिजल्ट देता है, निगेटिव रिजल्ट का पॉल्यूशन और करता है, तो वो भी कोई डेस्टिनेशन थोड़ी ना है, वो भी एक जर्नी है। हमने कुछ काम किया है, उसके बाद फर्दर उसे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, कि हमने पीस अकॉर्ड साइन कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना पीस हो गया। इंडिया और चाइना के बीच में भी पीस साइन है, सीज फायर लाइन साइन है, सीज फायर एग्रीमेंट, इसका मतलब ये थोड़ी ना गोलियां नहीं चलती। लाइफ इज ए बेस्ट सी एस ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन, इस पे एक बार लिखना है, काउंटर व्यू भी देना है, ठीक है, कि भाई अगर देखा जाए तो हम किसी चीज को टारगेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टारगेट लिटरेसी रेट है, इम्यूनाइजेशन है, एमिशन कट है, जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे, किसी चीज को डेस्टिनेशन नहीं बनाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? अरे टारगेट कुछ तो डेस्टिनेशन बनाएंगे। आप कहोगे कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट करना, अरे क्या वुमेन एम्पावरमेंट करना है, कितनी वुमेन का एम्पावरमेंट करना है, कुछ तो आप टारगेट बनाओगे, कुछ तो डेस्टिनेशन रखोगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये लिखा इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, तो लिखिए कंक्लूजन में, द बेस्ट जर्नी इज डेस्टिनेशन गाइडेड जर्नी, ये लिखिए आप। विदाउट डेस्टिनेशन की जर्नी क्या? कहो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जर्नी है। अरे भाई यूपीएससी को भी तो लेके चलना है कंसिडरेशन में। मैं कह रहा हूं हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट टू रीड यूपीएससी, यूपीएससी का सिलेबस इतनी पावरफुल है, लेकिन ये तो नहीं सोचना कि नहीं बस यूपीएससी ही पढ़ना है, अरे पेपर भी निकालना है। तो देयर मस्ट बी डेस्टिनेशन गाइडेड जर्नी, नॉट कि यू ऑलवेज सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। अरे गोल्स ओरिएंटेड कैसे होगे, डेली लाइफ में प्रोग्रेस कैसे करोगे? तो ये समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है, चले। एससे 8, किसी का कोई क्वेश्चन है? वे फॉरवर्ड लिख देना भाई इसमें, कि ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए हमें, कि लाइफ लाइफ में की हैबिट्स को इंप्रूव करें, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को इंक्रीज करें, लाइफ साइकिल अप्रोच हो हर चीज में, रादर देन 1 ईयर अप्रोच। जैसे हम कहते हैं ना सुकन्या समृद्धि योजना, एक लाइफ साइकिल अप्रोच है, कि बच्ची को पैदा ही करना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी पढ़ाई से लेकर हेल्थ तक लेकर हर चीज इंपॉर्टेंट है, और हम लाइफ साइकिल अप्रोच की बात करें। तो चलिए ऐसे नंबर 8 पे आ जाते हैं। कंटेनमेंट इज नेचुरल ब्यूटी, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। लास्ट ऐसे है। वैसे अभी तक तुम लोग किस किस पे ऐसे लिखते?
मैं 7th टॉपिक को छोड़कर सब पे ऐसे लिख देता। 7th ऐसे ऐसा है कि उसमें है ना, लिखने के तो लिखा जाएगा लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, उसमें 2 मिनट के लिए बात कहनी अलग चीज होती है, 1200 वर्ड लिखने अलग चीज होते हैं। ठीक है, अब ये लिखोगे तो आधी बातें तो याद भी नहीं रहेगी, ये डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा। तो 2 मिनट के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कोई भी कर सकता। मैंने कहा ना वुमेन एम्पावरमेंट बोलो, देखो क्या बढ़िया बढ़िया बात कहो, दिल खुश हो जाएगा मेरा, लोगों को भी लगेगा देखो कितना अच्छा आदमी है। उससे कहो ऐसे लिख, उससे कहो एक काम कर 3 घंटे लगातार बोल, तो देखो क्या क्या बोलता है वो। फिर वो कहेगा कि नहीं नहीं, वुमेन भी कम बदमाश नहीं है, आ जाएगा अपनी पर। चलिए, ऐसे नंबर 8, कंटेनमेंट इज नेचुरल ब्यूटी, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि वेल्थ को हम रुपया में देखते हैं, कितना आप पे धन दौलत है उस पे देखते हैं, इसे हम शांति में, ग्रेटिट्यूड में, आत्मसंतोष में नहीं देखते। यही कह रहा है कि कंटेनमेंट इज नेचुरल वेल्थ। कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। हमेशा ये ढूंढते रहते हैं, हमेशा आपकी कमी कुछ ना कुछ रहेगी, और कमी से ना कुछ कमी रहेगी तो आपको हमेशा मटेरियल वेल्थ की तरफ ही भगाते रहेगा वो। हमेशा आप सोचते रहोगे दुनिया की सारी चीज मैं रख लूं अपने पास, और रखने की सोचते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन कंटेंटमेंट होगा, संतुष्टि होगी, संतोष होगा, होगा कि आई एम इनफ, तो जिंदगी में वैल्यूज होंगी, जिंदगी का कोई पर्पस होगा, जिंदगी में एक स्टेबिलिटी होगी। ये ही नेचुरल वेल्थ है आपकी। तो ध्यान देना हेल्थ पर, रिलेशनशिप पर, अपने वर्च्यू पर, अपनी ऑटोनोमा पर। दिस इज इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू कंजम्पशन बेस्ड, कि अभी ये कार ले लूं, कभी वो कुछ खेल लूं, तो दिस इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। क्यों? इसमें हमेशा डिससेटिस्फेक्शन होगा, इसमें हमेशा एंजाइटी होगी, इसमें हमेशा कर्जा होगा, इसमें हमेशा डिपेंडेंसी होगी, और इसमें हमेशा कमी रहेगी। अमिट प्लेंटी, कितना ही हो जाए तब भी कमी रहेगी। ये उसकी बात कह रहा है। अब इसमें डायमेंशंस कौन कौन से कवर करने हैं? सबसे पहले फिलोसफिकल और एथिकल डायमेंशन। तो बताइए कि हमारे इंडियन फिलोसफी तो संतोष की बात करती है, हम तो संतोषी माता की पूजा भी करते हैं। ये नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगेगा आप, मतलब अच्छा सॉरी, अच्छा बुरा तो छोड़ो, मतलब फिलोसफिकल बातें लिखते हैं हम, रिलीजियस बातें नहीं लिखते, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे बुद्ध का मिडल पाथ लिख सकते हैं, गीता में आहार विहार की बात कर सकते हैं, युक्त आहार विहार की, यानी बैलेंस लिविंग की। कह सकते हैं कि बी मीन्स शुड बी राइट, तो एंड अपने आप ही राइट हो जाते हैं। हमारा रास्ता निर्धारित करता है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, अच्छी होगी या गलत होगी। मीन्स शुड बी राइट, एंड तो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें साइकोलॉजिकल बात करिए कि किस तरीके से आप सेल्फ वर्थ बनाइए अपनी, यानी इट शुड बी सेल्फ वर्थ एज कंपेयर टू हेडेनिक एडप्शन। हेडेनिक एडप्शन होता है कि मटेरियल वेल्थ को रख लेना अपने पास, खाली मटेरियल वेल्थ के पीछे भागना। तो सेल्फ वर्थ की जरूरत है। मल्टी खाली क्रेविंग रहेगी, भूख रहेगी, मल्टीपल नीड्स रहेगी, तो हमेशा हमेशा डिससेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन कंटेंटमेंट होगा तो इट मल्टीप्लाइज पीस। और लिखिए कि पीस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छी हेल्थ, अच्छा एजुकेशन, अच्छी फैमिली, अच्छे दोस्त, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसी के बाद फिर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक की बात कर दीजिए कि किस तरीके से इन द परस्यूट ऑफ लग्जरी, इसके कारण डेट ट्रैप्स होते हैं ना। आप आईफोन 16 चाहिए तो भैया कर्जा लेके लोगे ईएमआई पर, ईएमआई पे लोगे तो फर्दर कर्जे हैं। फ्रेजाइल पर्सनल पुअर फाइनेंसेस होता है। ठीक है, इतना लोन कर रखा, लोन की ईएमआई होती है, जितना कमाई नहीं उतना ईएमआई दे दे। उसी जगह फाउंडेशनल गुड्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट,
ये रियल वेलफेयर है, एंड इट इज मोर देन द एलीट लग्जरी। जो भी लग्जरी आप देखते हैं, यही रियल वेल्थ है, जो आपकी हेल्थ है, जो एजुकेशन है। इस पे लिखिए, और लिखिए कि जो कंजम्पशन होता है, जिसे कंज्यूमरिज्म कहते हैं, यानी कंजम्पशन फॉर द सेक ऑफ इट, यानी मुझे लेना है इसलिए मैं ले रहा हूं, मुझे ना आईफोन 16 समझ में आता है ना 15 समझ में आता है। तो लिखिए इसके बारे में भी आगे, नेक्स्ट एंगल इसमें इन्वायरमेंट का लिखिए कि, और सोसाइटल का लिखिए। सोसाइटल में लिखिए किस तरह से एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के कारण वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के पास इनफ खाने को है, कुछ लोगों के पास भुखमरी है, फेमाइंस है। जैसे गाजा में अभी फेमाइन डिक्लेयर हो गया है। कितनों के पास 20-20 बेनामी संपत्ति है, कितनों के पास डिग्निफाइड अफोर्डेबल हाउस भी नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी लिखना है आपको कि किस तरीके से एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म के कारण इतनी प्रॉब्लम्स है। फिर गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी की बात करिए, किस तरीके से कि एक फ्रूगल टेक्नोलॉजी, फ्रूगल समझते हैं, देसी टेक्नोलॉजी को फ्रूगल कहते हैं, फ्रूगल टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ये किसी भी देश का भला करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी आती है इसमें। उसी जगह किसी देश में, जैसे उस दिन भी हम बात कर रहे थे, जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, उतना ज्यादा आप देखो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में डिवाइड है, और उतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। इन्वायरमेंट की बात करिए कि लग्जरी लाइफ स्टाइल के कारण हम किसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं लग्जरी लाइफ स्टाइल की जगह की वजह से कि एक बार जो चीज खरीदी वो फेंक दी। सिंगल यूज कन्वीनियंस से इसका यूज करते हैं। फास्ट फैशन चेंज होता है तो हम भी हर समय हमें फैशन चेंज करना होता है। इसकी एक्सटर्नैलिटीज कितनी है, इसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेस आप खा जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्राइवेट लग्जरी। यू आर डूइंग पब्लिक लॉस। उसी जगह कंटेनमेंट हो, यानी संतोष हो, तो संतोष के कारण आप उसे रिपेयर कराएं, किसी चीज को, टीवी खराब हुआ रिपेयर कराएं। और यही हम बात करते हैं राइट टू रिपेयर की, रीयूज करें, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करें, इकोनॉमीज में 3R का यूज करें, सर्कुलैरिटी कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, इसका एक काउंटर व्यू भी हो सकता है। काउंटर व्यू क्या लिखना है आपको, ये सारे एंगल कवर करके काउंटर व्यू क्या लिखना है कि भाई, लेकिन इतना भी काउंटर नहीं लिखना है इसे कि थोड़ा अजीब ही लगे, वो लगे कि कौन मटेरियल वेल्थ वाला आ गया। आपको ये लिखना है कि लग्जरी और डिमांड होती है, इसके कारण डिमांड भी तो होती है, नई नई इनोवेशन भी होती है। आईफोन 16 खरीदते हैं तभी तो वो टेक्नोलॉजी आती है, तभी तो किसी ने सोचा था हम मार्स पे जाएंगे, इनोवेशन ही तो है। इसी के कारण तो आप लोग यहां पढ़ रहे हो, आपको भी बिल्कुल एलीट जॉब चाहिए, इसलिए तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस पे काउंटर व्यू देके साथ के साथ एक और लाइन जोड़िए, द प्रॉब्लम इज नॉट कंफर्ट और ब्यूटी, इट इज अबाउट हैविंग एक्सेस, इट इज अबाउट एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म। ठीक है, इसकी बात करिए, और फिर बाद में कंक्लूड करिए कि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। इसमें बात करिए किस तरीके से सोसाइटी नीड्स टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, बिल्डिंग हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट नेचुरल वेल्थ। ठीक है, इसकी बात करिए, और उसके बाद ये कंक्लूड करके कि लग्जरी विदाउट लिमिट्स ब्रीड्स हंगर्स। ठीक है, एंड कंटेनमेंट ब्रीड्स क्वाइट सफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। और उसके बाद लिखिए कि रिचेस्ट पर्सन वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, हु हैज वेल्थ। रिचेस्ट पर्सन क्या है, रियल वेल्थ क्या है, तो यहां पे लिखिए नेचुरल एनवायरनमेंट, हैप्पी फैमिली, शेयर्ड कल्चर। ठीक है, इसे करके आप खत्म कर सकते हैं। और कुछ
सर गांधी जी थॉट्स ऑन सेल्फ कंटेनमेंट की रिडक्शन ऑफ वांट्स। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बात है, वो लिख सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बहुत आसान है, आप लिख भी सकते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर भी बताया, वही तो कर रहे हैं, फिलॉसफी कर रहे हैं, साइकोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, सोसाइटल लेवल पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेवल पे कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल लेवल पे कर रहे हैं। तो यही आपको अप्रोच रखना है अपने जीएस के बेसिस पे। सारे को मल्टीपल डायमेंशन, जितने भी टॉपिक आप लिखें एस्से में, मल्टीपल डायमेंशन से लिख दे और आपको पॉइंटर आते रहेंगे फिर। और इसके लिए आप क्या करो कि क्या क्या लिखेंगे हम, ये मैंने जैसे बनाया है, ठीक है, यहां तो मैंने दिस एस्से कवर लिखा है, यहां पर आपको क्या करना है, फिलोसफिकल डायमेंशन में क्या क्या कवर करूंगा, एक एक लाइन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में मैं क्या क्या कवर करूंगा, एक एक देखो कीवर्ड्स लिख रखे हैं। ऐसा अपने लिए 5 से 10 मिनट में बना लेना है कि ऐसे लिखना है मुझे। क्लियर है? तो फिर देखो, आप लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। लिखना तो एक हैबिट है। और अगर किसी को ये नहीं समझ में आता हो कंटिन्यूटी कैसे बनाती है, उसे अगर ये पता नहीं हो, तो पहले तो वो एडिटोरियल पढ़ना चालू करे द हिंदू के, विच इज इंपॉर्टेंट। और बाकी अगर पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो आप, कंटिन्यूटी बनाने में कोई बड़ी बात नहीं। डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। एक वेल फॉर्म्ड माइंड, उसे डायमेंशन बनाने में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। वो वे फॉरवर्ड लिखना है सर? वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, बिल्कुल लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना चाहिए। जैसे कंक्लूजन भी इसमें डायग्रामेटिकल अप्रोच नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज और क्लियर कर दूं, डायग्राम सुन लो। कभी एडिटोरियल में डायग्राम देखे तुमने? डायग्राम, माइंड मैप, मैप्स, ये सब एस्से में नहीं चलता है, गलती से बना मत देना। एस्से किस में लिखे जाते हैं? पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। यानी दिस इज अ प्रोज अप्रोच, प्रोज कहते हैं प्रोज, दिस इज नॉट पोएटिक अप्रोच। प्रोज में लिखे जाते हैं, और सिंपल सी बात है, डायग्राम वाइग्राम नहीं बनते इसमें, कोई डायग्राम नहीं बनाने, काट और देगा इससे पूरा। कभी एस्से में डायग्राम देखे? नेवर एवर। वो आंसर नहीं लिख रहे हैं आप, ठीक है। हाँ, अब जैसे आप ये कहो कि सर मैं कितने पॉइंटर्स का एक पैराग्राफ लिखूं, तो मैं कह रहा हूं 2 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखो, 5 लाइन का लिख लो, कोई बात नहीं, एस्से है, एस्से में 5 लाइन का लिख लो, 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ, 3 लाइन का लिख लो, और उसको दूसरे से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कैसे करोगे? जैसे पहला पैराग्राफ लिखा, फर्स्ट लिख दिया, दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं है तो उसे सेकंड लिख दिया, थर्ड का कोई मतलब नहीं है तो थर्ड लिख दिया। कनेक्ट करना है तो हाउएवर, इवन दो, नीदर लेस, another, in addition to, furthermore, therefore, consequently, ठीक है, related to, as a result of, thus, ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। आप लोगों को पता होगा ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कनेक्ट करके पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। सर हाँ बोल बेटा। सर ऐसे कितने वर्ड्स में होना चाहिए? ऐसे अभी भी तो बताया 1200 वर्ड्स में ऐसे होना चाहिए।